एक लेडी मैम मैंने यही बताया कि वो हाउस वाइफ थी, 3 साल में वो 50,000 रुपए कमा रही है। अब डायरेक्ट सेलिंग में कुछ लोगों को लगता है नहीं 50,000 बोलना ही नहीं है, 5 लाख 10 लाख 20 लाख की बात करनी है, मर्सिडीज BMW की बात करनी है। अरे भाई, एक आदमी 5 लाख की भी कार ले आए तो वो उसके लिए तो उसकी पूरी जनरेशन में किसी ने कार नहीं लेके आए, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। पूरी फैमिली के आंसू निकले आते हैं। आपका डाउनलाइन आपका कॉम्पिटिटर, पहली चीज आपको ये चीज कभी भी लीडर को अपने डाउनलाइन के लीडर को कॉम्पिटिटर नहीं मानना है, चाहे वो आपसे ज्यादा ही पैसा कमाता है। सेम चीज कंपनी पे लागू होती है। कंपनी अपने लीडर को रिप्लेस नहीं कर सकती है। वो लीडर ने एक टाइम पे बहुत त्याग करके तपस्या करके, कंपनी का डायरेक्टर इतना फील्ड में नहीं जा सकता जितना लीडर जाता है सुबह से रात तक। कभी उन्होंने ट्रेन में जो है ना सीट नहीं मिली, वो लोग खड़े खड़े करके सफर गए हैं। कभी वो बसों में धक्के खाते हुए पहुंचे हैं, कभी उनको बस भी नहीं मिली, वो पैदल चल के गए हैं। उसका फ्रूट वो खा रहे हैं और उसको खाना चाहिए। आप ये कैप्सूल खा लो सब कुछ ठीक हो जाएगा आपका, कितने हजारों लोग हो गए। ये गलत चीजें जो है ना, वो फिर कुछ लोग जो इंडस्ट्री के खिलाफ है वो उठा लेते हैं उसको, और फिर प्रॉब्लम होती है। यही इनकम पे होती है। एक आदमी को आ रही है 50,000 इनकम, बोलता मुझे 5 लाख इनकम आ रही है। कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म पे भी बिकते हैं जी, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ पर जितने का प्रोडक्ट होता है उतने से कम कीमत पर बिक रहे होते हैं जी। तो वो एक ट्रस्ट तोड़ता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी। और ये काफ़ी लोग बोलते हैं कि तुम दे रहे हो इतने का, वहाँ तो मुझे इतने कम का मिल रहा है जी। तो पीछे जाके जब हम देखते हैं तो उसका रीज़न होता है बल्क बाई जी। कहीं ना कहीं इंसान ने खरीदा होता है, उसको बेचना होता है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? कुछ लोग जो है बोलते हैं हम हर्ब्स से बनाते हैं, लेकिन हर्ब्स में रिजल्ट नहीं आते। एक्सट्रैक्ट जो होता है ना मॉलिक्यूल्स, उसमें निकाल के जो है वो भी तो आयुर्वेद ही है, उसी से निकला है ना करके। जैसे हम लोग बात करें मोरिंगा का, मोरिंगा में 3 पार्ट है। एक है उसका लीफ, एक है उसका फ्रूट, और एक है उसका एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट और लीफ और जो फ्रूट है उसमें दिन रात का फर्क है। जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो ये है वो एक कैप्सूल आपका 20 कैप्सूल जितना इफेक्टिव है। आपको बार बार जो है सर्दी जुकाम होना शुरू हो जाता है, बॉडी के ऊपर रेशेज आने शुरू हो जाते हैं, एलर्जी शुरू हो जाता है, डेंड्रफ शुरू हो जाता है। ये सब लीवर के बीमार होने के लक्षण हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि मुझे तो कुछ बीमारी नहीं है, उनको सिम्टम के ऊपर काम करना चाहिए। लोग ऐसे हाथ देख के बोलते हैं यार आप पैसा तो बना रहे हो लेकिन आपके हाथ में टिकेगा नहीं, क्योंकि छेद है आपकी उंगलियों के बीच में। आपका पूरा पैसा निकल जाएगा। ये कहाँ पे लिखा है कि ये छेद होने से आपका पैसा निकल जाएगा? लेकिन ये रॉन्ग माइंड प्रोग्रामिंग है। तो आदमी फिर कि यार पैसा क्या कमा के करेंगे, मैं जितना कमाऊंगा उतना निकल जाएगा। ठीक यही चीज जो है प्रोडक्ट को लेके कुछ लोगों के दिमाग में बिठा दी जाती है कि प्रोडक्ट तो आप उठा उठा के ले जा रहे हो लोगों की, आप ये कंपनियां कमा रही हैं इससे, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कमा रहे। मैं बोलता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटर ही कमा रहे हैं। जब नई कंपनियां आती है ना तब पैसे नहीं होते हैं और तब विजन भी नहीं होता है। प्रोग्राम्स ने कई बार इतने बेतुके टाइप के प्रोग्राम हम लोग कर रहे होते हैं जिसको बाद में देख के खुद ही हंसते हैं। मतलब पुरानी जब चीजें देखते हैं तो खुद हंसते हैं, अरे हम लोग क्या कर रहे थे इसको। 2020 के बाद, कोविड के बाद देखें तो बहुत मेजॉरिटी में लोगों का ये माइंड सेट हुआ है कि आयुर्वेद और न्यूट्रास्यूटिकल्स के साथ जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया भर में इसके ऊपर डिबेट है मैम। हमारे लोग इधर उधर क्यों जा रहे हैं, इसका मतलब हमारा कनेक्ट टूट रहा है उनके साथ। उस कनेक्ट को नहीं टूटने देना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग जो चले जाते हैं वो वापस आते नहीं है करके। तो मैं तो बोलूंगा कि डायरेक्टर लेवल पे ना आपका एक एसोसिएशन तो अलग बात है, लेकिन एक बॉन्डिंग होनी चाहिए। जैसे FDSA में हमारी 30 कंपनी है, तो हम लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ, कि हमारे लोग एक दूसरे के साथ इंटरचेंज नहीं करें। डायरेक्ट सेलिंग में अगर कंपनी को आगे ले जाना है और इस देश को आगे ले जाना है और लोगों को अगर हम चाहते हैं कि जॉब्स तो खत्म हो रहे हैं और उसमें हमें आगे बढ़ाना है, तो डायरेक्ट सेलिंग में हमें यूथ्स को लाना ही पड़ेगा। और यूथ्स तभी टिकेगा जब जो हमारा 40 से 60 ईयर वाला लीडरशिप जो है ना अपना एटीट्यूड, मेंटल स्टेट को चेंज करेगा। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने में। दोस्तों जैसे कि हम अपने पॉडकास्ट में पावरफुल इंसाइट लेकर आते हैं,
डायरेक्ट सेलिंग की बारीकियों को समझते हैं, सक्सेस स्टोरीज जानते हैं। आज भी हम एक तैयार हैं एक ऐसे इंसान से मिलने के लिए जिसने जर्नलिज्म से सीधा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोली। और दोस्तों, मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन दुगना तिगना होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और हमारे पॉडकास्ट को लाइक करें। अगर आपको पसंद आए तो किसी ना किसी फ्रेंड को या बहुत सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट पॉडकास्ट पहुंचते रहें। तो आइए जानते हैं एक जर्नलिस्ट से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ओनर बने अशोक कुलारी जी से उन्हीं का सफ़र। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने में। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच इस एपिसोड में मेरे को बुलाने के लिए। यामिनी मैम, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि मैं इस मंच पे आपके साथ हूँ आज। बिल्कुल सर, हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा आज, हमारे व्यूअर्स को पॉडकास्ट से कुछ सीखने को मिलेगा जी। तो सर आगे बढ़ते हुए हम पहले जानना चाहेंगे कि आपने जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू करी उससे पहले आप क्या करते थे सर? जी, तो ज़्यादातर लोगों का ने मैडम आपने देखा होगा कि उनका ने कुछ डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का ने पास्ट का अनुभव रहा है। लेकिन हमने जब माई रिचार्ज शुरू किया था, मैं माई रिचार्ज का डायरेक्टर हूँ, तो उससे पहले मेरी जर्नी जो है वो जर्नलिज्म की रही है। और जर्नलिज्म में हम लोगों का जिस टाइम पे मैंने किया, 7 साल तक मैंने पत्रकारिता में काम किया है राजस्थान में, और टॉप लेवल पे ही वहाँ के जो मेन स्ट्रीम के अखबार हैं उनके लिए काम किया है। और एक दौर ऐसा था कि हम लोगों को नेगेटिव रूप में डायरेक्ट सेलिंग को कवर करने का मौका मिला था। मैं एक ऐसी टीम में था जो नेगेटिव रूप में कुछ कंपनियों को फॉलो कर रही थी। तो तब डायरेक्ट सेलिंग तो वर्ड नहीं था, नेटवर्क मार्केटिंग भी बहुत कम था। तब एमएलएम होता था, है ना, करके इसके ऊपर बहुत बात होती थी। और हमने कुछ कंपनियों का किया, तो मैं टॉप पे नहीं था उस टीम में, जो एक टीम थी उसके ऊपर हम जो खोजी एक टीम होती है उसका काम होता है। और लकीली जो हमारा ऑफिस था उसके सामने एक ऑडिटोरियम था, उसमें वीक में ना 2-3 इवेंट होते थे। तो मैं लगभग ही हर इवेंट में जाके बैठता था और देखता था। ये करते 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 एक पॉइंट पे ऐसा सिचुएशन आया, मुझे लगा कि हम लोग जो देख रहे हैं ना उससे सच्चाई कुछ और भी है अलग से। और बहुत सारे लोग थे जो लोग सक्सेस हो रहे थे। जैसे मैं एक लड़की की स्टोरी मैं अपने प्रोग्राम्स में भी बोलता हूँ, जिसको मैंने देखा, मेरे को प्रभावित किया। क्योंकि पहले मेरा आइडिया यही था कि एक दिन सब जुड़ जाएंगे, तो उस दिन कौन जुड़ेगा, है ना। यही हम लोगों को सिखाया गया था कि ये दो जोड़ना, ये करना, ये सारी चीज फालतू की चीज है और इसमें लोगों का पैसा बर्बाद होता है। बिल्कुल। लेकिन मैंने एक लड़की को देखा जो बिल्कुल रूरल से आई थी, उसने 2-3 साल कुछ किया था, और वो उस वक्त 2008 में जो है वो 35,000 रुपीज कमा रही थी। मतलब 2008 में 35,000, मतलब आज का 1 लाख से ऊपर। मैंने उस लड़की का एनालिसिस करके देखा कि ये अपने गांव में ही होती तो क्या कमाती, या ये कोई जॉब लग जाती तो क्या कमाती, और जॉब लगने की इसकी कितनी संभावनाएं थी करके। लेकिन यहाँ पे ये जो पूरा सेमिनार हो रहे हैं, ये जो हो हल्ला कर रहे हैं यहाँ पर, ये सिर्फ हल्ला नहीं है, ये स्किलिंग कर रहे हैं लोगों को, लोगों के सपनों को बना रहे हैं। और कहीं न कहीं मुझे लगता था कि यार ये चीज़ें तो हमारे को भी बतानी चाहिए। लेकिन हमारी तो सुबह रोज क्लास होती थी और उसमें असाइनमेंट होता था। जर्नलिज्म में असाइनमेंट होता, आपको ये 4 जगह जाना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है, ये करना, और पूरा एक बोझिल भरा जो है ना काम होता है। जर्नलिज्म बाहर से ना बहुत सुंदर से दिखती है, लेकिन अंदर में बहुत ही बोरिंग एक काम होता है। और ये 3-4 साल जब मैंने इस पूरे प्रोसेस में गया, तो मुझे समझ में आया कि अगर हम किसी भी ऐसे एरिया में पहुंचना चाहते हैं जहां पे आप साधारण रूप में नहीं पहुंच सकते, तो उसमें ये डायरेक्ट सेलिंग जो है, तब एमएलएम जो बोलते थे, ये एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। इसमें कलर नहीं देखते, कास्ट नहीं देखते, एज नहीं देखते, एडुकेशन नहीं देखते, सब चीजें जो है आपकी यहाँ पे कवर करते हैं। और ये बनते बनते मेरा एक ऐसा आइडिया बन गया, तो मैं अपने और फैमिली के ही मेरे जो है पार्टनर, हम लोगों ने मिलके और ये कंपनी का हमने एक आइडिया, बहुत ही यूनिक सिस्टम है माई रिचार्ज, जो उस टाइम पे डिजिटल में ही शुरू किया था हम लोगों ने। ऐसे शुरुआत हुई मैम सबसे पहले। तो सर आपने जब जो आप बता रहे हैं आपने फंक्शंस देखे, इवेंट देखे, जी, तो
डायरेक्ट सेलर ना बन के आप सीधा कंपनी ओनर बन गए, एक बहुत बड़ा डेयरिंग स्टेप ले लिया जहाँ डायरेक्ट सेलिंग जुड़ने में ही लोग घबराते हैं, आपने पूरी कंपनी खोल दी। तो उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या सोच थी सर? इसका एक रीजन ये है कि जैसे मेरे साथ और जो मेरे साथी हैं जो मेरी फैमिली से ही हैं, तो उन लोगों का टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी जुड़ाव था। और उसी दौर में हमने देखा कि रिचार्ज बिजनेस या डिजिटल की डीटीएच की सर्विसेज जो है ना बहुत तेज़ गति से बढ़ रही थी। अगर आप 2009, 10, 11, 12 को याद करें मैम, तो एक सेक्टर में ना 10 रिचार्ज कंपनी होती थी, 6 डीटीएच कंपनी होती थी। हर एक के लिए जो रिचार्ज करने वाला व्यक्ति था ना, उसको हर एक के लिए अलग मोबाइल रखना होता था और उस पे बैलेंस रखना होता था। उस पे हम लोगों को एक आइडिया आया कि क्या हम इसको एक सिंगल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं कि एक ही वन सिम में सब कुछ हो। आज तो पूरा जो है कर लो दुनिया मुट्ठी में, जो है ना सारी चीजें एक हो गई, यूपीआई से सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये तो कब है, बहुत बाद में आके ना, 1 दशक बाद ये चीजें आई हैं। तो हम लोगों ने इस आइडिया को डेवलप करना शुरू किया। उसी टाइम पे मेरे को एक बार विजिट करना पड़ा था झारखंड, और मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, और हम लोग दुकान दुकान जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि रिचार्ज तो हो सकता है लेकिन सेम सर्किल का हो सकता है, मतलब एक जोन का हो सकता है, ईस्टर्न जोन का, आपका मोबाइल वेस्टर्न जोन का नहीं हो सकता है करके। तो मुझे लगा ऐसा क्यों नहीं हो सकता है करके, तो हमने इसके ऊपर कुछ स्टडी करना शुरू किया। और ये आइडिया जब हमने डेवलप किया तो हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम उसको सब जगह ले जाएं। और तब मुझे लगा ये जो लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं ना, यही मॉडल से अगर हम कंपनी लॉन्च करें तो ये सारे बैरियर तोड़ देगी। सचमुच में इसने तोड़ दिया, मतलब हम देश के हर कोने तक पहुंच गए। हमारे समुद्र में भी जहां पर जो नौसेना के लोग हैं वहां तक हम लोग पहुंच गए, आर्मी तक हम लोग पहुंच गए, पुलिस के पहुंच गए, हम जितना भी यूनियन टेरिटरी है वहां तक पहुंच गए। इसका रीजन है नेटवर्किंग, क्योंकि उसमें मुझे तो तेलुगु नहीं आती, लेकिन एक व्यक्ति को तेलुगु और हिंदी दोनों आती है। एक व्यक्ति को जो तेलुगु हिंदी आती है उसको जो है उसको हिंदी और तमिल भी आती है। तो ये आगे बढ़ता गया इस रूप में। तो कंपनी शुरू करने का खास रीजन यही था कि हमारे पास जो पावर है उस चीज को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये पहली एक चीज थी। और दूसरा देखिए, डायरेक्ट सेलर तो मुझे उस टाइम पर नहीं बनना था, क्योंकि हमारी जो स्थिति थी उसमें हमें कुछ थोड़ा सा बड़ा सोच रहे थे, और उसमें एक ही फैक्टर होता है, वो होता है रिस्क लेना। और वो हमने रिस्क लिया 2010 में। लगभग 6 महीने हमने इसके ऊपर टाइम लगाया होगा करके, बहुत अच्छा एक यूनिक नाम सोचा। अगर हमारी कंपनी का आप नाम भी सोचेंगे, लोग बोलेंगे कैसे मिला आपको करके, तो उसके ऊपर काम किया पैशन के साथ, और वो मिल गया। लकीली बहुत अच्छा चला, ऐसा नहीं है कि चला हो, स्ट्रगल भी आए उसके अंदर। तो वही जानेंगे सर, अब जैसे आपने कंपनी तो खोल दी जी, पर पहले तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? सबने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ बहुत अच्छा डिसीजन है? हमारी फैमिली हमारे साथ थी हर वक्त, है ना। ये मैं बोलूँगा कि ऊपर वाले का जो है ना एक वरदान है कि 2010 में जब हम कर रहे थे उस दिन भी हमारे साथ फैमिली थी, आज भी है। हमारा बुरा वक्त आया तो भी हमारी पूरी फैमिली हमारे साथ खड़ी हुई है, हमारा अच्छा वक्त आया तो भी खड़ी रही है, और कंपनी के मेजॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटर भी हमारे साथ खड़े रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर। तो आपने लेकिन जब स्ट्रगल जब आया ना मैडम, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, इसके 3 फेज बताना चाहता हूँ। पहला है, जब नई कंपनियां आती है ना तब पैसे नहीं होते हैं, और तब विजन भी नहीं होता है। प्रोग्राम्स ने कई बार इतने बेतुके टाइप के प्रोग्राम हम लोग कर रहे होते हैं जिसको बाद में देख के खुद ही हंसते हैं। मतलब पुरानी जब चीजें देखते हैं तो खुद हंसते हैं, अरे हम लोग क्या कर रहे थे इसको। लेकिन वो कहीं न कहीं कुछ लोगों को प्रभावित करते हैं, वो आपकी साधारण चीजें ही करके। पहले 1 साल तक हम लोगों ने जब किया था, हमको लगा था ये तो हाथों हाथ लोग ले लेंगे, लेकिन नहीं लिया, क्योंकि नेटवर्क हमें बनाना नहीं आता था। हमने सुना था लेकिन हमें नहीं बनाना आता था। जितना बनाना आता था उसमें कुछ कुछ चीजें बनती रही हैं। अच्छा, इस मार्केट में ना अच्छी कंपनियां, खराब कंपनियां, क्विक मनी हमेशा चलती रही है। तो कुछ लोग हमारे साथ आ गए, दूसरे ने कुछ बताया, छोड़ के चले गए करके मायूस हो गए। ये एक लगातार प्रक्रिया है, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, फिर आएंगे और आएंगे, उनमें से फिल्टर होंगे। लेकिन हमें नॉलेज नहीं था तो बहुत मायूस हो जाते थे, अरे अब क्या होगा, बहुत ये भी एकदम सैड भी हो जाते थे। तो ये पहले 1 साल में जो है
उतने कम लोग ज्वाइन किए थे जितना कि कोई साधारण सी टीम में भी अभी 1 महीने 2 महीने में लोग ज्वाइन कर लेते हैं, इतने कंपनी में लोग थे। और कुछ लोग बहुत सलाह देते थे। नेटवर्क मार्केटिंग में ना लीडर बहुत सलाह देते हैं आके, अभी ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा बना दो। और शुरू में ना कंपनियां ऐसे करती हैं उसको। फिर बाद में हमें समझ में आया कि लोग तो सलाह देंगे, आपको एक डायरेक्शन में चलाना है तो उसमें चलाएंगे। तो हौसला टूटा होगा सर? खूब टूटता है, खूब टूटता है। जैसे कॉमन डिस्ट्रीब्यूटर का टूटता है ना, ऐसे ही टूटता है। लेकिन हम लोगों ने कभी भी हिम्मत नहीं आ रही इस रूप में। हमारा ये था कि इस देश में लगभग उस टाइम पे हर 10 में से 6 लोगों के पास मोबाइल था और इसको रिचार्ज कराना पड़ेगा। डीटीएच बहुत रैपिडली जा रहा था, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट बहुत अच्छे से जा रहे थे। तो उस टाइम पे हमें यह था कि हम इसको अगर लोगों तक ले गए ठीक से तो सब चीजें डेवलप होंगी। और वो फिर डेवलप होती चली गई। एक चीज जो और होती है वो आपके अफर्मेशन पे, उस वक्त तो मुझे नहीं पता था क्या होता है ये करके, लेकिन मैं जैसे कुछ चीज़ें चल रही है ना तो बाहर, घर से बाहर पार्क में घूमते हुए मैं ये विजुअलाइज करता था कि अभी इस महीने में हमारा इतने लोग जो है पर डे रिचार्ज कर रहे होंगे, पर डे ऐसे लोग आ रहे होंगे, ये हो रहे होंगे। फ्यूचर का ही सोचते थे। लेकिन उसने काम किया। जो भी मैंने सोचा ना वो अगले कुछ दिन में घटित होने लग गया। और फिर कुछ ट्रेनिंग भी लिया हमने, ट्रेनिंग सिस्टम भी लेके आए, बहुत अच्छा चला डिजिटल का। फिर उसके बाद में 2016 में एक और मोड़ आ गया, प्रोडक्ट्स आ गए। हाँ जी, गाइडलाइन आ गई। और वो गाइडलाइन को लाने में हम ही एफडीएसए के साथ, जैसे मैं तो एफडीएसए का सेक्रेटरी हूँ नॉर्थ जोन, और इस संस्था को हमने बड़े होते हुए देखा है। मैं एफडीएसए के बारे में बोलना चाहता हूँ कि आज के दिन में ये देश की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है। 30 कंपनी हमारे साथ हैं और हम सबको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन शुरू में जब शुरू किया था तो माई रिचार्ज 5वीं-6वीं कंपनी थी। डे 1 से ही हम लोग एफडीएसए के साथ हैं। तो उस वक्त फेडरेशन का मानना था कि हमें जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है हमारी कंपनियों को। और हम तुरंत, हमने कभी प्रोडक्ट के बारे में सोचा नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। लेकिन हमने R&D करके और 2016 में प्रोडक्ट को हमने लेके आए और आज तो बहुत अच्छे हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट जो है R&D प्रोडक्ट इसके ऊपर कर रहे हैं। लेकिन ये जब चेंज हुआ तो कुछ लोगों को ना बहुत एलर्जी होती है, उनको प्रोडक्ट के नाम से बहुत एलर्जी हो जाती है। लेकिन बड़ा पैसा जो बना रहे हैं, हम लोगों ने जब स्टडी किया तो ये पाया कि बड़ा पैसा डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी लोग बना रहे हैं प्रोडक्ट के, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां ही बना रही हैं, उनके लीडर ही बना पा रहे हैं। क्योंकि एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है और इसको बार बार आदमी को खरीदना ही पड़ेगा उस चीज को। तो उस थॉट को अगर हम लोग ले गए तो जाएगा। तो कुछ लोग फिल्टर होके चले गए यहाँ से और कुछ लोग आगे बढ़ गए। तो हमारे पास पहला जो है जनरेशन थी, दूसरी जनरेशन के कुछ लोग थे, दूसरी जनरेशन के बहुत सारे लोग चले गए, पहले के कुछ लोग, और तीसरी जनरेशन अगर पहली दूसरी में कम है तो फिर आने में दिक्कत हो जाती है करके। तो कुछ महीनों तक हम लोगों ने स्ट्रगल किया। लेकिन उस वक्त फिर वही चीज़ जो स्टार्टिंग में किया था वो करना शुरू किया मैंने, कि जाओ हर जगह कोनों में मिलो, लोगों से बात करो, सुनो, हाँ, लोगों की बात सुनो, लोगों से बात करो। कुछ चीज़ें जो एक्सेप्ट की जा सकती हैं उनको एक्सेप्ट करो, आगे लेके बढ़ो, लोगों को विश्वास दिलाओ कि हम आपके साथ हैं। और फिर खड़ा हो गया। फिर कोविड आ गया। कोविड जब आया, कोविड के 3 फेज आए हुए, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला जब फेज आया ने, जो कंपनियों को समझ थी वो फ्लरिश कर रही थी एकदम से, इतना बिजनेस हो रहा था। हम लोग, जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट में, ईस्टर्न पार्ट में बिजनेस है, हम लोग एवरी वीक 2 ट्रेन भर के भेजते थे। ट्रेन जाती थी 2 हमारे प्रोडक्ट की एवरी वीक। लेकिन जब सेकंड फेज आया ना तो लोगों का पैसा खत्म होने लग गया और थर्ड फेज ने बिल्कुल तोड़ दिया एकदम से। तो जो लोग नीचे के लेवल पे जो लोग थे ना, और जो लोग थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस था और जिसने आयुर्वेद पे बिलीव नहीं किया, वो लोग घरों में बंद हो गए। और नीचे की टीम को उससे जो है ना एक कनेक्ट टूट गया, एक बिलीव। क्योंकि हमारा बिजनेस जो है ना, हम लोगों को पैसा नहीं देते हैं, कंपनी भी पैसा नहीं देती, क्योंकि लोग अपनी मेहनत से, अपने नेटवर्क से कमाते हैं। और ना लीडर देता है। लीडर और कंपनी और ट्रेनिंग सिस्टम होप देता है। जब ये होप टूट जाता है ना तो नीचे का स्ट्रक्चर जो है ना वो कोलैप्स कर जाता है। तो इसने, मैं समझता हूँ, हमें भी नुकसान किया, सभी कंपनियों को नुकसान किया होगा। तो ये 2021 से 22 जो है ना, एक लंबा फेज था। बहुत लोगों में मायूसी भी थी,
लेकिन ऊपर वाले की दया है 2023 से बहुत चीज़ें बदलने लगी और आज के दिन में हम लोग पहले के सबसे बेस्ट दौर में हैं। बहुत बिल्कुल शानदार। सर, तो ये आपने स्ट्रगल रहे, बहुत सारे अप्स एंड जी। डाउन्स झेलते हुए अपने बिजनेस को चलाया है। हमेशा टीम पे बिलीव किया हमने। बिल्कुल सर, पर मैं आपने बोला कि बहुत सारे लोग प्रोडक्ट से एलर्जिक होते हैं। मैं ये जी। जानना चाहूंगी कि क्या, क्योंकि आपने सर्विसेज भी बेची पहले, जी फिर प्रोडक्ट बेचे, क्या जी। प्रोडक्ट बेचना ज़्यादा मुश्किल है सर्विसेज के कंपैरिजन में? देखिए, सर्विस तो आज भी बेच रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी एक तो आपका यूपीआई आ गया, पहले जियो आया ना, जियो ने बहुत चीजें फ्री कर दी, तो सर्विस लेने उस टाइम पे ना फ्री पूरे साल तक चल रहा था, फिर 6 महीने बढ़ा दिया, तो जो लोग सर्विस के ऊपर कर रहे थे उनका रिक्वायरमेंट कम हो गई, फिर यूपीआई आ गया। अच्छा, आप कभी भी ना परिवर्तन को नहीं रोक सकते हैं, तो ये हमारे दिमाग में हमेशा था ये कुछ अच्छा होने के लिए हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों को ने लगता है कि मुझे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, और वो लोग जो है ना वो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो लोग और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं ना, वो टीम भी उनका कुछ ज़्यादा मान सम्मान कुछ चीज़ें नहीं करती है करके, वो लोग और टीम से कनेक्ट भी नहीं होते हैं, लेकिन हल्ला गुल्ला खूब करते हैं। आप देखना कुछ लोग ना बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं, लेकिन उनका बाकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में देखना नहीं लेते हैं, तो वो लोग फिल्टर होते रहते हैं। वो एक कंपनी नहीं, वो दूसरी कंपनी, तीसरी, चौथी, पांचवी बदलते रहते हैं करके। लेकिन ये तबका बहुत बड़ा नहीं है। अभी आप अगर 2020 के बाद, कोविड के बाद देखें, तो बहुत मेजॉरिटी में लोगों का ये माइंड सेट हुआ है कि आयुर्वेद और न्यूट्रास्यूटिकल्स के साथ जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया भर में इसके ऊपर डिबेट है मैम, कि मेडिसिन का जो है ना ऑल्टरनेट जो बनेगा, न्यूट्रिशन और जो होलिस्टिक जो वेलनेस की जो चीजें हैं, पूरी ऑल्टरनेटिव जो वेलनेस का है, तो इंडिया में आयुर्वेद है उसमें ना करके, आपका चाइना में कुछ और उसका है, कोरिया में कुछ और है, लेकिन एक पूरा डिबेट है दुनिया भर में कि मेडिसिन विहीन दुनिया कैसे जिया जा सकता है और उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये इंडिया में भी एक अप्रोच बढ़ा है, और अभी जो लोग लंबे टाइम तक नेटवर्किंग को लेके करियर बनाना चाहते हैं, मैं एक जनरेशन की बात नहीं कर रहा, मैं जनरेशन्स की बात कर रहा हूँ। अपनी नेक्स्ट जनरेशन को लोग लेके आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन आना शुरू हो गया है उसके अंदर, तो ये लंबे टाइम तक टिकेंगे। तो एलर्जिक लोग जो है ना वो थोड़े से हैं, और कई बार क्या लोगों को नॉलेज भी नहीं होता। ये इसको मैं बोलता हूँ रॉन्ग माइंड प्रोग्रामिंग। अगर आप मेरे को थोड़ा टाइम देंगे तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बताइए। क्या होता है कि कई बार ना रॉन्ग माइंड प्रोग्रामिंग हो जाता है। आपने कुछ ने सो कॉल्ड ज्योतिषी देखे होंगे, मतलब उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो कुछ चीजें ऐसे हमारे माइंड में डाल देते हैं। मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा और आप देखना दिमाग में बैठ जाएगा। वो बोलते हैं हाथ देख के कि आप आदमी तो बहुत अच्छे हो, लेकिन आपके बहुत नजदीकी लोग जो है ना वो आपकी कदर नहीं करते हैं, और आदमी को लगता है यार नहीं करते हैं, मैं तो मरा जा रहा हूँ घर के लिए, परिवार के लिए, लेकिन मेरे घर वाले नहीं कर रहे। ये क्या कर दी? रॉन्ग माइंड प्रोग्रामिंग कर दी। उस फैमिली में धीरे धीरे डिस्प्यूट होने शुरू हो जाएंगे, एक गैप आना शुरू हो जाएगा। एक दूसरी चीज और है, लोग ऐसे हाथ देख के बोलते हैं यार आप पैसा तो बना रहे हो, लेकिन आपके हाथ में टिकेगा नहीं, क्योंकि छेद है आपकी उंगलियों के बीच में, आपका पूरा पैसा निकल जाएगा। ये कहाँ पे लिखा है कि ये छेद होने से आपका पैसा निकल जाएगा? लेकिन ये रॉन्ग माइंड प्रोग्रामिंग है। तो आदमी फिर कि यार पैसा क्या कमा के करेंगे, मैं जितना कमाऊंगा उतना निकल जाएगा। ठीक यही चीज जो है प्रोडक्ट को लेके कुछ लोगों के दिमाग में बिठा दी जाती है कि प्रोडक्ट तो आप उठा उठा के ले जा रहे हो लोगों की, आप ये कंपनियां कमा रही हैं इससे, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कमा रहे। मैं बोलता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटर ही कमा रहे हैं। हमारी कंपनी में ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो रोजाना का 1 लाख रुपया की उनकी इनकम बन रही है, एक से भी ज्यादा बन रही है ना। बहुत सारे लोग हैं, तो ये कंपनी के लिए थोड़ी न कर रहे हैं। एक लेडी जो हाउसवाइफ थी, वो आज से 3 साल पहले कुछ नहीं कमा रही थी। मैं नहीं बोल रहा सब लोग 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख महीने का कमाएंगे। वो लेडी 40,000 रुपये कमा रही है। मैडम आप मुझे बताइए किस नौकरी में अपने घर को संभालते हुए 40,000 रुपया मिलेगा? वो पूरी फैमिली को चला रही है सारा उससे। तो ये किससे आ रहा है? तो प्रोडक्ट से आ रहा है, जो उन्होंने नेटवर्क बना लिया उससे हर बार रीपरचेज से बार बार आ रहा है।
आप घर के चीजों को नहीं बदल सकते, आप पेस्ट को नहीं बदल सकते, करना ही पड़ेगा आपको न्यूट्रिशन लाने ही पड़ेंगे। आप बाहर से लाएंगे तो पैसा बाहर जाएगा, आप अपने नेटवर्क से लाएंगे और लोगों को ये सिखाएंगे तो उससे पैसा जनरेट होगा लगातार। तो ये जो प्रोडक्ट को लेके एलर्जिक जो लोग हैं ना, ये विलुप्त होती हुई प्रजाति है अभी, मतलब ये घट जाएगी आने वाले दौर में। आप मेरे को बिलीव करिए, आज 2026 में हम बात कर रहे हैं, 2030 में देखना इनकी और संख्या कम होगी, 2035 में और कम हो जाएगी, और आने वाले दौर में डायरेक्ट सेलिंग में और बड़े चेक और बड़ी लाइफस्टाइल सब चीजें दिखेंगी। बिल्कुल सर, जहाँ तक कि प्रोडक्ट की हमने बात करी जी, प्रोडक्ट में आप क्या समझते हैं, कितनी रिसर्च करके आप प्रोडक्ट बनाते हो, क्या क्या चीजें आप ध्यान में रखते हो जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो? देखिए, गाइडलाइन तो इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बोलती है ना प्राइस के ऊपर ना क्वालिटी के ऊपर, लेकिन एक ही चीज बोलते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट होने चाहिए। अब क्वालिटी प्रोडक्ट का ना बहुत बड़ा पैमाना हो गया क्वालिटी प्रोडक्ट का। मेरा ये मानना है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो 1 रुपए का हो चाहे लाख रुपए का हो, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। वो प्रोडक्ट कब चलना चाहिए? जब नेटवर्क नहीं चल रहा हो तब भी वो प्रोडक्ट चलता है क्या? तो वो प्रोडक्ट जो है वो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि R&D बेस्ड प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। जैसे आज के दौर में हम कुछ चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं, यामिनी मैम, 2 चीज़ों के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा स्पेशल रूप में। एक है फैटी लीवर, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। आप हैरान रह जाएंगे, इंडिया में 6 साल के बच्चों से लेके ओल्ड एज तक 10 लोगों पे आप अगर उठा के देखेंगे, किसी रीजन में 6 लोग, किसी रीजन में 7 लोग, किसी रीजन में 8 लोगों में नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर है। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन हमारा खान पान है। उसका ऑल्टरनेट दवा नहीं है, उसका ऑल्टरनेट आपको फूड हैबिट चेंज करानी है, साथ में न्यूट्रिशन देना है। उसमें आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन सबसे बेटर काम करते हैं। नेटवर्क में भी आप देख लीजिए, बिना नेटवर्क भी कंपनियां बेच रही हैं। लीवर के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर ये सर्च आता है। कोई भी सोशल मीडिया हो, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, सबसे ज्यादा लीवर से रिलेटेड प्रोडक्ट को लोग जो है वो सर्च करते हैं। और उसमें अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट चलेगा ही चलेगा। मैं हमेशा हमारी ट्रेनिंग्स में बोलता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट के पैर नहीं होते हैं, लेकिन आप एक बार पहुंचा दो, दूसरी बार अपने आप चलेगा ही। ये प्रोडक्ट की ताकत होनी चाहिए कि आप थोड़ा सा, कॉस्ट कोई मायने नहीं रखती है ना, प्राइस मायने नहीं रखती है, मायने रखता है प्रोडक्ट की क्वालिटी। और ये आप कम प्रोडक्ट बेचो, लेकिन प्रोडक्ट वो आप प्रमोट करो जो प्रोडक्ट लोगों की लाइफ में चेंज लाते हैं। ये एक पहला प्रोडक्ट है। एक दूसरा है, आप महिला हैं और आप जानती हैं कि अभी पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम जो है ना, हर लेडी का सुनो। कोई बोलते हैं ये लेडी इतनी झगड़ा करती है, झगड़ा नहीं कर रही, हार्मोनल इम्बैलेंस है ना। कभी मूड स्विंग होके बहुत खुश है, 2 घंटे बाद देखा वो तो एकदम से मायूस हो गई है, रोने लग जाती हैं, हंसने लग जाती हैं, बच्चों से झगड़ रही हैं, हस्बैंड से झगड़ रही हैं, फैमिली में ये हो रहा है। ये सारा क्या हो रहा है? पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम है। यूटीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब नॉर्मल पूरा का पूरा उसका पीरियड्स का प्रॉब्लम शुरू हो गया, सारा इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम शुरू हो गया है। ये पूरा किससे आ रहा है? हमारे लाइफस्टाइल और खान पान से आ रहा है। इसके ऊपर हम अगर कुछ बोलेंगे कि मेडिसिन से आप ठीक कर लो, नहीं होगा, या हम बोलें कि पुरानी हर्ब अकेले काम करेंगे, नहीं करेंगे। दोनों चीज मिलानी पड़ेंगे आपको आयुर्वेद को भी मिलाना पड़ेगा, आपको साइंस की मॉडर्न चीजों को भी, न्यूट्रास्यूटिकल्स को भी उसमें मिलाना पड़ेगा। मॉडर्न साइंस के जो आउटपुट है उसको भी आपको मिलाना पड़ेगा इसको लेके। और आपको दुआएं देंगी मैडम। मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम एक प्रोडक्ट चलाते हैं और विद इन 7 डेज लोग बोलते हैं थैंक यू वेरी मच। तो ये कुछ प्रोडक्ट जो है उनका ये होना चाहिए। एक ओल्ड एज में जैसे मैं बात करूं तो स्पेशल रूप में जेंट्स को ना यूरिन से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है, या तो यूरिन पास हो जाता है या पास नहीं होता है करके, उनको पता भी नहीं चलता है करके। तो इसका भी जैसे, तो इनके ऊपर अगर हम लोग करके करेंगे ना, तो क्योंकि हमारी जो मेन स्ट्रीम जो मेडिसिन है ना, मेन स्ट्रीम जो पूरा अस्पताल का जो सिस्टम है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारे देश में लोगों का ना। पर कभी क्या होता है, जो इफेक्ट एक इंसान को आ रहा है वो दूसरे को नहीं आता। अगर एविडेंस बेस है तो आएंगे। मैंने बोला ना, दोनों मिलाने पड़ेंगे।
आप अकेले आयुर्वेद पे नहीं जा सकते। आयुर्वेद पे आपको बहुत चीज़ें बहुत शानदार हैं, है ना, लेकिन उसके साथ आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स की भी कुछ चीज़ें लानी पड़ेंगी, न्यूट्रा के भी लाने पड़ेंगे। जैसे मैं कैल्शियम की बात करता हूँ, कैल्शियम तो आयुर्वेद नहीं है ना, लेकिन हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी पहले यूज कर रहे थे उसको। नॉर्मल चूना ही है वो एक किस्म से देखा जाए तो, है ना। जितने भी लोग, अब ये अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन खैनी खाने वाले लोगों को कैल्शियम की प्रॉब्लम नहीं होती है। खैनी नहीं खानी चाहिए क्योंकि पूरा दूसरी चीज़ें खराब हो जाती हैं, लेकिन उसकी पूर्ति वहीं से हो रही है। तो ये ना आपका एलोपैथ में है ना, ये आयुर्वेद में है, ये तो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है। तो इसमें परसेंटेज कितना चाहिए? जैसे एक व्यक्ति को जो है 1000 mg चाहिए, कितने को? 10 साल से ऊपर के बच्चे को लेके और 70 साल तक। प्रेग्नेंट लेडी को 2000 mg चाहिए, 70 साल से ऊपर के जो लेडी हैं उनको भी 2000 mg चाहिए। तो ये तो आयुर्वेद से नहीं आएगा, ये तो आपको अपने आयुर्वेद की बकेट के साथ आपको कैल्शियम इंक्लूड ही करना पड़ेगा, कैल्शियम से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। फिर कैल्शियम अकेला काम नहीं करता, उसके लिए जिंक चाहिए ट्रेवल करने के लिए, उसके साथ विटामिन डी चाहिए। तो कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जितने भी लोग हैं, डायरेक्ट सेलर हैं या कंपनियां हैं, उनको बोलूँगा कि अभी तो बहुत मॉडर्न ज़माना आ गया, थोड़ा AI पे सर्च करके देख लो कि कैसे ये चलाएंगे, आपको आइडिया आ जाएंगे। उससे थोड़े से बेटर प्रोडक्ट को अकेले AI भी कुछ करके नहीं देगी, अपना दिमाग तो चलाना पड़ेगा। बिल्कुल। कुछ डायरेक्ट सेलर जैसे बहुत ज़्यादा बोल देते हैं प्रोडक्ट के बारे में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ वायरल भी होती हैं रील्स, कुछ न्यूज़ चैनल वालों ने भी दिखाया है कोई इंसान को कुछ साइड इफ़ेक्ट आ गया चीज़ खा के या कुछ, उसके लिए आप क्या कहेंगे सर? क्या एक सोल्यूशन देंगे? देखिए, दोनों ही चीज़ों के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा, प्रोडक्ट और इनकम दोनों के ऊपर वो दावे मत करो जो नहीं काम करता है ना, वही दावे करो जो काम करता है। जैसे मैंने कैल्शियम पे बताया, है ना, या पीसीओएस पीसीओडी पे, अगर आपका एक सर्टेन जो प्रोडक्ट है, आपने एक सर्टेन परसेंटेज उसके अंदर काम करेगा, है ना। लेकिन लोग बोलेंगे इससे कैंसर ठीक हो जाता है, इससे टीबी ठीक हो जाता है। मेरे या मेरी कंपनी में जितना भी लोग टीबी पे बात करते हैं कि इसको टीबी है, क्या दें, मैं बोला कुछ भी मत दो, इसके लिए डोट इसका मेडिसिन है, सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, वहां जाके आपके पास तो फाइंड आउट हो चुका है। 6 महीने की दवा है, 3 महीने में आप ठीक हो जाएंगे। 6 महीने तक लेना, 6 महीने बाद लेके आपकी जो वीकनेस है उसको दूर करने के लिए आप न्यूट्रिशन देना इनको। टीबी की दवा मत दो, इनकी वीकनेस को, जैसे इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमारा हीमोग्लोबिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, दवा से ठीक नहीं होगा, न्यूट्रिशन से दूर होगा, है ना। 7 mm 8 mm तक आपको पथरी है, आयुर्वेद से ठीक हो जाएगा, तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। कुछ जूसेज भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें, ब्रेक कर देगा। लेकिन आपका 20 mm की पथरी नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। उसके लिए आपको उसको ऑल्टरनेटिव जाना पड़ेगा। ऑपरेशन से भी पथरियाँ तो दूर नहीं होती हैं। तो पथरी बनती कहाँ से? लीवर से बनती है। लोग बोलते हैं मेरी किडनी में पथरी है, मेरे गॉल ब्लैडर में पथरी है, मेरी यूटीआई में पथरी है। नहीं, पथरी जनरेट कर रहा है लीवर। लीवर को हमें हेल्दी बनाना पड़ेगा। लेकिन इसमें आप बोलेंगे आप ये कैप्सूल खा लो सब कुछ ठीक हो जाएगा आपका, कितने हजारों लोग हो गए। ये गलत चीजें जो है ना, वो फिर कुछ लोग जो इंडस्ट्री के खिलाफ है वो उठा लेते हैं उसको, और फिर प्रॉब्लम होती है। यही इनकम पे होती है। एक आदमी को आ रही है 50,000 इनकम, बोलता मुझे 5 लाख इनकम आ रही है। 5 लाख आने वाले आदमी के पूरा, मैं बोलता हूँ, चाल ढाल सब दिखता है, सब कुछ पता चलता है। या किसी को 1 लाख एक बार इनकम आ गया, वो हर बार 1 लाख बताता है उसको, चाहे अभी 20,000 है। ये गलत है। इसको आप अपनी टीम में पूरा, अगर आपको कुछ करना है, आप बता सकते हो कि इस पूरे साल में मैंने 10 लाख रुपए कमाए, है ना, या मैंने 3 साल में 25 लाख रुपए कमा लिए, ये ठीक है। लेकिन गलत जब भी हम चीजें बोलेंगे ना, तो आपकी टीम को भी पता है, तो दूसरों को भी पता है उस चीज का, फिर लोग उस टाइप की चीजें करते हैं। और प्रोडक्ट के बारे में तो भ्रामक जानकारियां कभी नहीं देनी है। और ये बहुत आसान चीज है यामिनी मैम, कि बहुत आसानी से सीखे जा सकते हैं। मतलब बड़ी चीज नहीं है। कोई भी व्यक्ति ठान लेना कि मेरी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में मुझे नॉलेज लेना है, 10 से 15 दिन में आप ठीक ठाक, अगर वो कंपनी ट्रेनिंग सिस्टम पे बिलीव करती है, उन्होंने पूरा लिटरेचर बना रखा है, वीडियो बना रखे हैं, उसके ऊपर पोस्टर बना रखे हैं, तो 20 दिन में एक आदमी अच्छे से पारंगत हो सकता है इन सारी चीजों के ऊपर। और आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को रिजल्ट आ रहा है उनको बोलने दो, उन लोगों को बताने दो।
लेकिन उसका आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी। उनका जब बीमार है उस टाइम पे वीडियो शूट करो आप, तो लोग बिलीव करेंगे कि भाई ये मेरी ये सिचुएशन यहाँ पे है, मैंने आज से शुरू किया, देखते हैं क्या होगा। 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बाद उनको जब रिजल्ट आए फिर वीडियो बना दो कि ये वीडियो ये है, ये वीडियो ये है। कौन नहीं मानेगा, कौन बिलीव नहीं करेगा, इस पे सब करेगा। लेकिन जो क्रॉनिक जो डिजीज है उनके बारे में अगर हम बोलेंगे इसके रूप में हो गए, जैसे कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सकता है ना, हमारे पाइल्स की प्रॉब्लम है ठीक हो सकता है, सारे एसिडिटी है तो क्योर हो सकते हैं आयुर्वेद से भी, न्यूट्रास्यूटिकल से भी। मैंने हीमोग्लोबिन के बारे में जैसे बताया, बहुत सारी चीजें हैं। बालों का झड़ना रुक सकता है, आंखों की रोशनी भी आ जाती है करके। अब मैं बोलूं ये प्रोडक्ट लो और सारा निकल जाएगा, तो मैं ये चश्मा पहने क्यों घूम रहा हूँ, है ना। तो 40 के बाद आपको लग जाता है। लेकिन अभी मैं इंसिडेंट बताता हूँ, जैसे चश्मा के ऊपर बताऊं तो मैंने लास्ट ईयर जब चेक कराया था तो चेक करके डॉक्टर बोला आपका अनयूजुअल है। मैं बोला कैसे? बोला आपकी उम्र में ना +2 कम से कम होना चाहिए, आपका 1.25 एक में और एक में 1 ही है आपका करके। तो क्या रीजन? मैं बोला न्यूट्रिशन राज है सर। तो ये चीजें हमको सीधा बताना पड़ेगा। और ये लोग जो मीम और रील बनाते हैं ना, इनको आप कभी नहीं रोक सकते, इनको इग्नोर करने की जरूरत है, इनको प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। लोग ने उसी को आगे आगे देखो क्या हो गया, ये हो गया। अरे भाई वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो, नेकी कर दरिया में डाल जो बोलते हैं ना, वो काम करना है। बिल्कुल सर, एथिक्स की आपने बात करी तो कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म पे भी बिकते हैं जी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ पर जितने का प्रोडक्ट होता है उतने से कम कीमत पर बिक रहे होते हैं जी। तो वो एक ट्रस्ट तोड़ता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी। और ये काफ़ी लोग बोलते हैं कि तुम दे रहे हो इतने का, वहाँ तो मुझे इतने कम का मिल रहा है जी। तो पीछे जाके जब हम देखते हैं तो उसका रीज़न होता है बल्क बाइंग जी। कहीं ना कहीं इंसान ने खरीदा होता है, उसको बेचना होता है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? मैं इसको 2 पार्ट में करता हूँ मैम। पहले तो जो अमेजोन पे बेचते हैं ना, वो लोग बल्क बाइंग से ही प्रोडक्ट आया है, या कई बार लोग बिजनेस छोड़ देते हैं और शॉर्टकट में दूसरी जगह चले जाते हैं और उनके पास प्रोडक्ट रखे होते हैं, उसको निकालते हैं। इसमें कंपनी का बहुत बड़ा रोल है। कंपनी में प्रोडक्ट का एजुकेशन नहीं है। मैंने जैसे बात किया ना कि उसके वीडियो हैं क्या आपके पास, छोटे छोटे अगर वीडियो है ना कुछ चीज़ों का, तो आदमी के पास प्रोडक्ट है ना, वो 10 लोगों को बेचता है, प्रोडक्ट निकल जाते हैं उनके। हमारा तो काम है डायरेक्ट सेलर का कि कुछ ऑफर्स चलते हैं, कुछ ऐसे प्लान चलते हैं कि कई बार अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लोग खरीदते हैं, और बुरा भी नहीं। भाई आप 5,000 कंज्यूम कर रहे हो, आप 15,000 तक के प्रोडक्ट खरीद के आप बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक आदमी 5,000 की कैपेसिटी और 1 लाख के खरीदेगा तो नहीं बिकेंगे। फिर चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। अच्छा, अपलाइन ने उस टाइम पे कुछ जो है ना वो छोड़ देते हैं उसको कि अब इसको बनने दो, ये अपने आप करेगा इसको। जब आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीद लिया ना, उसके वक्त आप एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी की तो है, लेकिन लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको केयर करे इस चीज़ को। कंपनी का रोल ये है कि इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर प्रोडक्ट एक आईडी पे नहीं खरीदा जाना चाहिए। क्या ये एक एसोसिएशन भी कर सकती है कि एक रूल, एक रेगुलेशन बना दे कि एटलीस्ट हमारी एसोसिएशन में जितनी भी कंपनीज हैं वो बाउंड हैं इतना ही बेचने के लिए, कि एक लीडर इतना ही ले? क्या ऐसा कुछ कदम उठा सकती है? मेरे आइडिया से एसोसिएशन कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि ना कंपनियों के प्लान अलग अलग है, बीवी पीवी सारे अलग अलग हैं, प्राइस अलग अलग हैं। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर पहला चीज़ कंपनी को ही देखना पड़ेगा, दूसरा लीडर को देखना पड़ेगा और उनका ट्रेनिंग सिस्टम। एक और चीज़ जो है, कुछ लोगों के पास एक ही प्रोडक्ट होता है, अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग कर देते हैं। उसका तरीका ये है कि कंपनी को उसके ऊपर जो है एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे हमारी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट हम नहीं रहने देते हैं, करते हैं लोग, लेकिन हम ढूंढते हैं कौन व्यक्ति है। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, हम लोग तुरंत से उसको डीलिस्ट करवाते हैं कि आप नहीं बेच सकते, सोशल मीडिया पर बेच ही नहीं सकते, आप क्यों बेच रहे हैं, हमें रीजन बताइए, हम उसका सॉल्यूशन करके देंगे आपको। अगर किसी कारण से, क्योंकि हमारे यहाँ तो बल्क बाइंग होती ही नहीं है। हमारे यहाँ पे एथिक्स के ऊपर जो जूम मीटिंग होता है मॉर्निंग का, हम तो हर 7 दिन में 10 दिन में बात कर ही लेते हैं उस पर, क्या नहीं करना, क्या करना है। तो उसके ऊपर 100% यूजर और बल्क बाइंग नहीं करना है, इसके ऊपर लगातार हम लोग काम करते हैं। और मंथ एंडिंग में जब लोगों का टारगेट पूरे करने होते हैं, उस वक्त जरूर हम ये सेशन करते हैं। और इसका यामिनी मैम 2023 के बाद से बहुत मज़ा हमको ये आ रहा है कि उससे लोग नेचुरली अपनी रैंक्स, अपनी इनकम को अपग्रेड कर रहे हैं, और कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, और बहुत आनंद आ रहा है। किसको? कंपनी को नहीं, हमारे हर लीडर को, हर डिस्ट्रीब्यूटर को। तो ये कंपनियां, एक बार हो सकता है स्पीड थोड़ी धीरे होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है ना वो बहुत अच्छी होगी।
तो आपको लगता है कि आयुर्वेद के का कोई अपग्रेड वर्जन भी आएगा आने वाले टाइम में, या आयुर्वेद ही सक्सेसफुल है आगे? अभी तो आ रहा है आयुर्वेद। आज जैसे पहले बोलते थे कि आयुर्वेद में बहुत दिन में टाइम ये रिजल्ट आते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जैसे तुलसी ड्रॉप्स आ गया है ना, तुलसी का पत्ता में जितना आता है एक ड्रॉप में कितने ये डल के आ रहा है करके। आप एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो है, कुछ लोग जो है ना बोलते हैं हम हर्ब से बनाते हैं, लेकिन हर्ब्स में रिजल्ट नहीं आते हैं। एक्सट्रैक्ट जो होता है ना मॉलिक्यूल्स, उसमें निकाल के जो है वो भी तो आयुर्वेद ही है, उसी से निकला है ना करके। जैसे हम लोग बात करें मोरिंगा का, मोरिंगा में 3 पार्ट है, एक है उसका लीफ, एक है उसका फ्रूट और एक है उसका एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट और लीफ और जो फ्रूट है उसमें दिन रात का फर्क है। जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो ये है वो एक कैप्सूल आपका 20 कैप्सूल जितना इफेक्टिव है। जैसे लोगों को हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम होती है या प्रोटीन डेफिशिएंसी, सबसे ज़्यादा अगर प्लांट बेस्ड प्रोटीन है तो वो मोरिंगा में है। अगर आप एक्सट्रैक्ट बेस आपका ये है, आप किसी भी व्यक्ति को हीमोग्लोबिन की कमी देना शुरू करिए 1 महीने में। मैं ये नहीं बोल रहा कि 7 का 12 कर देगा, लेकिन 7 का 8 कर देगा, तो 2-3 महीने में लगा। तो ये एडवांस वर्जन आ गए नीम का। जैसे नीम का भी यही है, नीम का ऑयल है, नीम का लीफ है, नीम का एक्सट्रैक्ट है, दिन रात का फर्क है करके। तो किस रूप में आप बना रहे हैं, आपका पर्पज क्या कम, और इनमें ना कॉस्ट का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है। नियत कंपनी का, एक तो कंपनी को ने बहुत सारी कंपनियों का, अनफॉर्चुनेटली मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है, वो तो प्रोडक्ट उतारने की होड़ में आ जाते हैं। मैं बोलता हूँ मत आओ इस होड़ में, R&D बेस्ड प्रोडक्ट लेके आओ, अच्छे प्रोडक्ट लेके आओ, उन प्रोडक्ट को डालो। जैसे हमने प्रोटीन पाउडर भी लेके आए, उसके साथ हमने आयुर्वेद और न्यूट्रास्यूटिकल को मिक्स कर दिया। प्रोटीन को आप आयुर्वेद में नहीं रख सकते, लेकिन हमने उसमें शतावरी डाल दिया, हमने उसमें अश्वगंधा डाल दिया, हमने उसमें सफ़ेद मूसली डाल दिया। अलग अलग कैटेगरी में बता रहा हूँ, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, कि क्या क्या चीज़ें करके। शिलाजीत मिक्स किया जेंट्स वाले उसके लिए, तो दोनों का ब्लेंड बना दिया, तो वो दोनों चीज़ काम कर रहा है। अच्छी नींद के लिए भी काम कर रहा है आपके लिए, आपके पूरा इम्यूनिटी के लिए भी काम कर रहा है, आपकी मसल बिल्डिंग के लिए भी काम कर रहा है, आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए भी काम। तो ये सब एडवांस, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जो आयुर्वेद था और आज के आयुर्वेद में बहुत फर्क है। यूज करना सीखना पड़ेगा। बिल्कुल सर। एक चीज़ आती है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर भी एक बात करता है कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, जैसे आपने बताया लीवर के लिए, और किसी भी कोई आपको बीमारी ना हो, तो सामने वाले का ये क्वेश्चन आता है कि हम पहले ही स्वस्थ हैं, हमें तो कोई बीमारी नहीं है, तो हम क्यों लें? तो ऐसे लोगों को कैसे डील करें, उन्हें क्या समझाएं कि क्यों ज़रूरी है आपके लिए? देखिए, लीवर कब बताता है बीमार? जब वो पूरी तरह बीमार हो चुका है ना। स्टेज 3 जब आ जाती है ना, तब लीवर बोलता है मैं बीमार हूँ। लीवर के बीमार होने के कुछ लक्षण हैं जिनको हमें देखना चाहिए। क्या खाना खाने के, दोपहर का, जब सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, उसके 1 घंटे बाद, 10 मिनट बाद आ सकता है हल्के आपको झपकी आए, लेकिन बहुत तेज नींद आ रही है, आपका लीवर सो जाता है, आप भी सो जाता है, ऐसे सो जाता है आदमी, ये एक सिम्टम है। आपका क्या बेली यहाँ से बढ़ रहा है क्या, एकदम आगे से पूरा, एकदम लोगों का ना, खासकर जेंट्स का ना ऐसे गोल मटोल हो जाता है सामने से, ये क्या है? ये लीवर के बीमार होने का लक्षण है। आपको बार बार जो है सर्दी जुकाम होना शुरू हो जाता है, बॉडी के ऊपर रेसेज आने शुरू हो जाते हैं, एलर्जी शुरू हो जाता है, डेंड्रफ शुरू हो जाता है, ये सब लीवर के बीमार होने के लक्षण हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि मुझे तो कुछ बीमारी नहीं है, उनको सिम्टम के ऊपर काम करना चाहिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर का काम है लोगों को समझाना। ये नॉलेज जब हमारे पास होगा, जब हम लोगों से बात करते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ होता है क्या, तो आएगा। जैसे विटामिन डी की कमी है ना, तो कौन से कहाँ कहाँ दर्द होने शुरू हो जाते हैं, विटामिन B12 की कमी, तो कैसे क्या चीज़ें होने, ये सिम्टम जब तक हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के, लीडर के नॉलेज में नहीं होंगे ना, तो एक आदमी तो बोलेगा मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपके साथ पूरी ईमानदारी से बोल सकता हूँ कि आप 10 लोगों का, और वेजिटेरियन लोगों में खासकर, आप 10 लोगों का आप चेक करा लीजिए। अभी जो लोग कोई स्मोक नहीं करते, कोई ड्रिंक नहीं करते, 10 में से 6 से 7 लोगों को फैटी लीवर आ जाएगा, विटामिन D3 की कमी आ जाएगी,
विटामिन B12 की कमी आ जाएगी, और ये सारे के सारे न्यूट्रिशन से ही पूरे कर सकते हैं। बिल्कुल सर। कुछ लोग, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो ये बोलते हैं कि प्रोडक्ट कुछ भी हो, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग आती है हम तो कुछ भी बेच देंगे। हाँ। तो वो रहता है, उनको लगता है कि ट्रेनिंग इतनी पावरफुल हो कंपनी में कि हम कुछ भी बेचने को तैयार हो जाएं, प्रोडक्ट मैटर नहीं करता। तो ट्रेनिंग पे सर आप क्या कहेंगे कि ट्रेनर्स हायर करने से कंपनी को फ़ायदा होता है या इनबिल्ट सिस्टम बनाने से फ़ायदा होता है? किस तरीके से लेके चलना चाहिए सर? मुझे लगता है कि कभी कभी आपको चेंज के लिए बाहर के लोगों को भी, जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको भी आमंत्रित करना चाहिए, लेकिन कंपनी में अगर ट्रेनिंग सिस्टम है तो वो सबसे ज़्यादा काम करता है। जैसे मैं अपनी कंपनी का बात करूं तो हमारे तो 200 से भी ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट के ट्रेनर होंगे जो लोग अपनी टीमों में ट्रेनिंग करते हैं और सेंट्रल सिस्टम में भी आके ट्रेनिंग करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट ट्रेनिंग से हटकर मोटिवेशन या उसके ऊपर भी हम बात करें लीडरशिप के ऊपर कि भाई आप मोटिवेशन बिकता है और प्रोडक्ट तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो चल के आता है करके एक बार आप बेच सकते हो, आप लेगेसी नहीं बना सकते। जनरेशन्स में जो है ना, क्योंकि हम तो जनरेशन प्लान चलाते हैं, तो जनरेशन्स के लिए तो आपको दोनों चीज देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, हम प्रोडक्ट बेचने के बिजनेस में नहीं है। हम लोगों को हेल्दी रहते हुए पैसा कमाने के लिए उनके अपने सपनों को पूरा करने के बिजनेस में है, और हम लोगों को भी यही चीज बताते हैं। तो जैसे ही हम बात करते हैं हेल्दी रहते हुए, तो उसमें क्या आ गया? एविडेंस बेस्ड प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन, क्योंकि प्रोडक्ट ही चलेगा आपका। आप देखिए, जब भी हम प्लान दिखाते हैं मैम, क्योंकि मैं बिना प्रोडक्ट वाली कंपनियों की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन प्रोडक्ट वाली जितनी भी कंपनी है, आप टेबल पे ऐसे प्रोडक्ट रख दीजिए सामने, और 100 में से 100 लोग जो आपने सामने रखा, सामने वाला आपके प्रोडक्ट को उठाएगा, 100 में से 100। लेकिन आप प्रोडक्ट को हटा दीजिए, आप नॉलेज पे बात करिए, आपका 10 में से 3 लोग ये आपकी बात को सुनता है, बाकी हाँ हूँ इसमें चला जाता है करके। लेकिन आप प्रोडक्ट रख के और बीच में अपना जो चीज़ आप देना चाहते हैं, ड्रीम्स पे, सपनों पे, गोल्स पे, फाइनेंशियल पे, सारी चीज़ सुनेगा, लेकिन बीच में इसको उठा लेगा। इसको उठा ले, आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप बता पाएँ कि ये प्रोडक्ट ही आपको जो है वो आने वाले 3 से 5 साल में इतना पैसा दे सकता है कि आप अपनी फैमिली को जो है एक बहुत अच्छी जगह पे ले जा सकते हैं। तो अकेले प्रोडक्ट के बिना काम नहीं करेगा, वन टाइम कर सकता है। कुछ लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिन लोगों का थोड़ा एक्सपीरियंस है वो लोग कर सकते हैं, नए आदमी तो नहीं करेंगे। और इस बिजनेस में सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हर दिन ने हमारे देश में ऑलमोस्ट 1 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं, लगभग 83,000 के आसपास बच्चे पैदा हो रहे हैं हमारे देश में। तो एक नई जनरेशन तो आ रही है, तो बूढ़े ख़त्म भी हो रहे हैं, तो आपके बिजनेस में यंग जनरेशन की भी ज़रूरत होगी। तो उसके लिए हमें नए लोग लाने हैं, तो उन लोगों को हमें उनकी हेल्थ के बारे में अवेयर करना पड़ेगा, उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। डे 1 लोग नेटवर्क नहीं बनाते हैं, डे 1 लोग प्रोडक्ट से शुरू करते हैं, छोटा छोटा शुरू करके बड़े में जाते हैं करके। आप 10 लोगों को अपनी चीज़ें दिखा रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि बहुत अच्छी उनकी डीप पॉकेट है तो अच्छा भी कुछ प्रोडक्ट खरीद लेगा, कुछ लोगों की समझ है न्यूट्रिशन के बारे में, वो खरीद लेगा, लेकिन कुछ लोगों की समझ नहीं है, तो वो थोड़े से शुरू करेगा, धीरे धीरे आएगा, कुछ सक्सेस स्टोरी सुनेगा, कुछ चीज़ें करेगा, आगे बढ़ेंगे ऐसे। बिल्कुल सर। मैन्युफैक्चरिंग पे चलते हैं सर। सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा कामयाब है या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, क्या प्रेफर करते हैं आप? अगर आपके पास नॉलेज है तो थर्ड पार्टी भी करा सकते हैं, लेकिन आपको अगर ट्रस्ट के रूप में अगर बात करें, मैं बोलूँगा आयुर्वेद और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट तो आपको अपना ही प्लांट पे करना चाहिए, क्योंकि आपको इंग्रेडिएंट आप खुद खरीदते हैं, आपको पता है हम लोग क्या चीज़ डाल रहे हैं। आप लेबल पे लिख रहे हो, लेकिन आप डाल क्या रहे हो ये आपको आपके नॉलेज में होना चाहिए। लेकिन आपका ट्रस्टेड अगर वेंडर है, देखिए देश भर में जितनी भी बड़ी कंपनियां जो बना रही हैं, चाहे आप आयुर्वेद का ले लो, चाहे फार्मा का ले लो, जितनी भी ले लो, खुद के प्लांट में तो 20% ही बनता है, बाकी बाहर बनते हैं, है ना। लेकिन उसमें एक क्वालिटी कंट्रोलर बैठता है उसके साथ, इंग्रेडिएंट खरीद के देते हैं, प्रोडक्शन होते वक्त वो चेक करते हैं। अगर इतनी कैपेसिटी है तो आप बाहर बनवा सकते हो, लेकिन सारे प्रोडक्ट तो नहीं बना सकते आप, इतनी सब कंपनियों के पास कैपेसिटी नहीं है उस टाइप की। फिर तो कंपनियों को हटा के कुछ कंपनियों का मोनोपोली लाना पड़ेगा, फिर तो चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। तो अगर आपकी कैपेसिटी है तो इन हाउस बनाइए इसको, लेकिन नॉलेज लीजिए
क्या चीज़ है। आप अपने मैन्युफैक्चरर से डिस्कशन करिए चीज़ों के ऊपर कि आपके मैन्युफैक्चर होते हुए चीज़ों के ऊपर देखिए, इसके ऊपर तो बेटर क्वालिटी के और आपके प्रोडक्ट का पता चल जाता है। जैसे आप देंगे ना रिजल्ट आते हैं उसके ऊपर, तो आपको आइडिया हो जाता है। अगर किसी प्रोडक्ट पे कोई फीडबैक नहीं आ रहा है कॉमन लोगों का, तो आप समझ जाइए कि प्रोडक्ट में लिखा कुछ और है, डला कुछ और है। तो मैं बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप खुद ही बनाएं, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। और आयुर्वेद और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट अगर आप खुद बना सकते हैं, आपकी यूनिट बना सकती है, इतनी कैपेसिटी है, तो इन हाउस बनाइए। बिल्कुल सर जहाँ तक बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, शोबिज तो है जी, लोग दिखाते हैं जी, अब वो कभी कभार एक हद से ज्यादा दिखाते हैं जी, उस चीज का मजाक बनता है जी। तो उसको आप कैसे देखते हैं अपने टीम में, अपनी कंपनी में? आप किस तरीके से एजुकेट करते हैं लोगों को कि किस हद तक दिखाना चाहिए आपको? देखिए, मैंने बताया ना, मैंने वही बोला कि 1 लाख इनकम अगर आ रही है तो बताओ, 5 लाख आ रही है तो बताओ, 10 लाख आ रही है बताओ, कोई गुनाह नहीं है। सब लोग दिखाते हैं मैम, कौन बोलता है नहीं दिखाते हैं? अंबानी प्राइवेट जेट में चलते हैं, नहीं दिखा रहे हैं क्या? ये स्पेस एक्स क्या कर रहा है? रोज कुछ न कुछ जो है आपका टेस्ला को लेके कुछ न कुछ क्या चीजें कर रहे हैं, 100 बीजी तो कर रहे हैं। दिखाने के चक्कर में जब सर अपनी कैपेसिटी से ऊपर की गाड़ी लेके इंस्टॉलमेंट का एक बोझ लेके हर महीने एक डायरेक्ट सेलर चलता है फॉर द सेक ऑफ दिखावा, क्योंकि उसको लगता है ये दिखाने से मेरा नेटवर्क बनेगा, वो कहाँ तक सही? नहीं, गलत चीजें करने से तो बोलते हैं कि अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बोझ उठाओगे ना तो परेशान होगे। लेकिन एक जो ये पुरानी जो सोच है ना कि बेटा पैर उतने ही पसारो जितनी चद्दर है, तो फिर गरीबी के जाल से नहीं निकल पाएंगे, है ना। तो दोनों ही चीजें हैं। हम लोगों को रिस्क जो लेना है ना वो डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर को सिखाना चाहिए। लेकिन आप अगर रॉन्ग चीजें बोलेंगे तो आपकी टीम भी समझ रही है, आपके अंदर से आ रही है क्या। मैं हमेशा बोलता हूँ दिमाग से मत बोलो चीजों को, दिल से बोलो। दिल जो है ना आपको झूठ बोलने नहीं देगा कभी भी। लेकिन एक आदमी, एक लेडी, मैंने यही बताया कि वो हाउस वाइफ थी, 3 साल में वो 50,000 रुपए कमा रही है। अब डायरेक्ट सेलिंग में कुछ लोगों को लगता है नहीं 50,000 बोलना ही नहीं है, 5 लाख 10 लाख 20 लाख की बात करनी है, मर्सिडीज BMW की बात करनी है। अरे भाई, एक आदमी 5 लाख की भी कार ले आए तो वो उसके लिए, तो उसकी पूरी जनरेशन में किसी ने कार नहीं लेके आए, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। पूरी फैमिली के आंसू निकले आते हैं। उनकी तो BMW, उनकी तो मर्सिडीज, सब कुछ यही है। बिल्कुल। तो उस चीज को करना। अब ये 5 लाख की जो कार लाया, इसको कब लाना चाहिए? अगर उसकी कम से कम 1 लाख की इनकम, 20,000 इनकम है, 25,000 इनकम है, किसी ने मोटिवेट करके आप बोल दिया कार ले आओ, नहीं अफोर्ड कर पाएंगे आप। आपकी कार में आप इंस्टॉलमेंट पे भी ला रहे हो, कैश में ला रहे हो तो ठीक है, इंस्टॉलमेंट में ला रहे हो तो आपकी टोटल इनकम का 10% से ज्यादा कार पे खर्च नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ये बिजनेस है, ये नौकरी नहीं है। आपको आज 1 लाख इनकम आ रही हो सकती है 6 महीने बाद ये 70,000 हो जाए, हो सकता है 6 महीने बाद आपकी ये 2 लाख हो जाए। दोनों चीजें है ना, अप डाउन होते हैं। तो इसलिए इसमें लीडर्स का सबसे बड़ा रोल होता है, जो उसको कार दिलवाते हैं। मैं उनको बोलूंगा कि आप उसको अगर 20 लाख वाले की जगह उसकी अगर 5 लाख की कैपेसिटी है, 5 वाली दिलाओगे ना, तो ये 3 साल बाद 20 लाख वाली कार खरीद लेगा। हाँ, लेकिन अगर आपने आज इसको 20 लाख की कार दिला दी ना, तो ये 3 साल बाद तो आपको मिलेगा भी नहीं। उस गाड़ी को तो कोई उठा ले जाएगा। नेगेटिव और हाँ जी, लोग वो नहीं, बहुत लोग नेगेटिव हो जाएंगे, पूछेंगे वो कहाँ गया आपका, वो मैडम कहाँ पे है। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा रोल है। हम तो हमारी कंपनी में करते हैं, लोगों को सिखाते हैं। यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी सब लोग मान लेते हैं, नहीं मानते हैं मैडम। इतना मोटिवेट होते हैं लोग, इस रूप में करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ये है कि हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना लोगों को सिखाते हैं कि अभी जरूरत नहीं है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे को कार खरीदनी। मैं बोलो कैसे खरीदोगे? बोलो 3 लाख में मुझे पुरानी मिल रही है। मैं बोला सेकंड हैंड गाड़ी ही नहीं खरीदनी है कभी। कभी उसका टायर खराब हो गया, कभी उसका गियर खराब हो गया, कभी ये खराब हो गया, सेकंड हैंड खरीदनी ही नहीं है। और 1 साल वेट करो, नई खरीदो। जब आपकी इनकम इस लेवल पे आ जाए, 1.5 साल वेट कर लो, नई खरीदो। उतनी खरीदो कि 3 साल चला के मैं इसको बेच दूंगा और नई ले आएंगे करके। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये 100 बीज जो है ना,
ये उन्हीं की टीम में ही जो है ना घातक हो जाता है। कंपनी के लिए भी तो कंपनी का बहुत बड़ा रोल है इसके ऊपर, कंपनी को इसके ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। और मैं तो, हम लोग तो करते हैं, मैं प्राउडली बोलता हूँ हमारे यहाँ तो मतलब 95% हम कंट्रोल करते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैनेजमेंट पैसा आता है, उसको मैनेज करना इक्वली इम्पोर्टेंट है, आना चाहिए। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आप FDSA एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, वहाँ सारी कंपनियाँ आप एक टेबल पर बैठते हैं जी। तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर दूसरी किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, या किसी और कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर आपकी कंपनी में ज्वाइन हो रहा है और आपके नॉलेज में आया और आपने इन्फॉर्म किया या उन्होंने इन्फॉर्म किया? एक इंसिडेंट हुआ था ऐसा, लेकिन उसके बाद में हमने ये देखा कि नीचे के लेवल पे लोग तो आते जाते रहते हैं, है ना, उनको आप नहीं रोक सकते। वो यार दोस्त हैं, आपस में एक दूसरे का ये कर रहा है, ये इधर आते हैं जाते हैं, तो उसके ऊपर बहुत ध्यान भी नहीं देना चाहिए। लेकिन आपका ठीक लेवल पे रैंक पे है, इन लोगों को आपको लगातार, जैसे हमारा एक दूसरी कंपनी में गया था तो हमने इस चीज़ को एनालाइज किया कि ये हमारी कमी है कहीं ना कहीं, है ना। मैं डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में ना हमेशा 4 बार बात बोलता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर को कैसा होना चाहिए, है ना। तो उसमें पहला है ईमानदार होना चाहिए, है ना। दूसरा है जिम्मेदार होना चाहिए। तो ईमानदारी किसकी? खुद के प्रति, कंपनी के प्रति, टीम के प्रति। जिम्मेदार होना चाहिए, टीम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग की सब चीज़ों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, है ना। और तीसरा चीज जो है वो है वफादार होना चाहिए, है ना, वफादारी होनी चाहिए उसके अंदर। और एक चौथी चीज और होती है जिसको बोलते हैं चौकीदार होना चाहिए कंपनी और लीडर को। हमारे लोग इधर उधर क्यों जा रहे हैं, इसका मतलब हमारा कनेक्ट टूट रहा है उनके साथ, उस कनेक्ट को नहीं टूटने देना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग जो चले जाते हैं वो वापस आते नहीं है करके। तो मैं तो बोलूंगा कि डायरेक्टर लेवल पे ना आपका एक एसोसिएशन तो अलग बात है, लेकिन एक बॉन्डिंग होनी चाहिए। जैसे FDSA में हमारे 30 कंपनी है, तो हम लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ, कि हमारे लोग एक दूसरे के साथ इंटरचेंज नहीं करें। एक बड़ा एसोसिएशन है तो ये एक बड़ा लेवल पे आ गया, तो ये एक माहौल जब बन जाता है तो लोग नहीं जाते हैं। और इसमें कंपनी को अपना एजुकेशन सिस्टम को ही मजबूत करने की ज़रूरत है। लेकिन आप 100% लोगों को नहीं रोक सकते हैं। कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग समझ में नहीं रखते इन चीज़ों को, तो बहुत लोग हैं देश में और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर। सर आप एक लंबे समय से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, तो पहले जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे और अब जो यंग जनरेशन आ रही है, कुछ फ़र्क आपने देखा है कि क्या वो उनसे ज़्यादा बेहतर हैं या वो उनसे ज़्यादा पेशेंस है उनमें या नहीं है? एक तो नए लोग और पुराने लोगों में अगर बात करें तो मैम, जैसे मैं अपने दिमाग की बात करता हूँ ना, मैं 16 साल के बच्चे की तरह सोचता हूँ पूरा, है ना। मैं एकदम यंग जनरेशन की तरह सोचता हूँ, मैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करता हूँ उसी रूप में। तो नए लोगों को आप समझाने में ना बहुत आसानी होती है, लेकिन न्यू जनरेशन जो है ना वो शॉर्ट टेम्पर्ड है। उनके साथ आप एक 50 साल के व्यक्ति जैसे बात करके आप नहीं कर सकते, आप डांट नहीं सकते लोगों को। जैसे पुराने लोगों में ना एक चीज होती थी, बैठ जाओ यहाँ करो ऐसे, आपको सुनाई नहीं दे रहा। नो, ये गया जमाना पूरा। आपको ड्रीम्स पे बात करनी पड़ेगी, आपको सपनों के साथ उसके साथ बात करनी पड़ेगी। उस व्यक्ति की प्राइड को बढ़ाना पड़ेगा नौजवानों को, कि हमारा देश नौजवानों का है, तो पूरा देश देख रहा है, तो डायरेक्ट सेलिंग भी देख रही है। और आपकी फैमिली में हो सकता है पिछली 3 पीढ़ियां कुछ नहीं कर पाई होंगी, लेकिन मुझे आपके अंदर वो विजन दिखता है और इसको हम मिलके पूरा करेंगे। तो हमको हैंडशेक भी 16 साल, 20 साल, 22, 25 साल के बच्चे की तरह करना चाहिए उसके साथ। तो उसको हमें एक मोटिवेशन के साथ, या मैं बोलूं कि इंटरनल इंस्पिरेशन के साथ जो है काम करना पड़ेगा, क्योंकि नई पीढ़ी बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रही है ना। बिल्कुल। हाँ, हम देख रहे हैं उस चीज को। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर कंपनी को आगे ले जाना है और इस देश को आगे ले जाना है, और लोगों को अगर हम चाहते हैं कि जॉब्स तो खत्म हो रहे हैं और उसमें हमें आगे बढ़ाना है, तो डायरेक्ट सेलिंग में हमें यूथ्स को लाना ही पड़ेगा। और यूथ्स तभी टिकेगा जब जो हमारा 40 से 60 ईयर वाला लीडरशिप जो है ना, अपना एटीट्यूड, मेंटल स्टेट को चेंज करेगा, कि वो अपने आप को यंग महसूस करो, उस रूप में करो। तो हर पीढ़ी तो बदलती है। हमें जेन जी नहीं बदला, हम भी, हमारी पहले वाली पीढ़ी ना, हमें लगता था किया ही किया है उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी हमारे लिए।
यही चीज हमें लगता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, समझ नहीं रहे। अरे समझ रहे हैं भाई, आप नहीं समझ रहे उनको आप समझना शुरू करो। बच्चों के दोस्त बन जाओ, अपनी टीम के नए साथी है ना, उसका आप होंगे अपनी कंपनी में टॉप अचीवर, आप अपने नए लोगों के दोस्त बनो, उनकी फिक्र करो। बहुत कुछ करते हैं ये नई जनरेशन, थकती ही नहीं है, खास बात है इनकी, ये थकते ही नहीं है। ये कुछ ठान लेते हैं, अगर उनके दिमाग में आपने डाल दिया ना, उसको वो लोग प्रूव करा के दिखाएंगे। बहुत जिद्दी हैं और हमें जिद्दी लोग चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में। बिल्कुल सर। तो नजरिया थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल सर। तो एक कंपनी ओनर के आप बिहाफ पे, आप एसोसिएशन लेवल पे और गवर्नमेंट लेवल पे, आपसे एक ये क्वेश्चन है, आपके जहन में कुछ हो कि ये चेंज आना चाहिए तो बहुत ही बेहतर हो जाए, क्या वो चेंजेस है सर? देखिए, गवर्नमेंट लेवल पे तो चेंज हो गए में, गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से जो हम लोग मांग रहे थे ना वो दे दिया। अभी कंपनियों और एसोसिएशन और डिस्ट्रीब्यूटर्स और लीडर्स को मिलके डायरेक्ट सेलिंग को जन जन का हिस्सा बनाना है। हर इंडस्ट्री इस फेज से गुजरी है ना। हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कि आज से 50 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन आज मतलब लड़कों को तो बहुत पहले भेजने लग गए थे, लेकिन लड़कियों को जो है, खासकर नॉर्थ इंडिया में ना, लड़की फिल्म इंडस्ट्री में जाएगी लोग नहीं सोचते थे, लेकिन आज हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारी बच्ची किसी भी फील्ड में फिल्म इंडस्ट्री में चली जाए तो बहुत अच्छा होगा करके। यही चीज जो है डायरेक्ट सेलिंग में भी है, लेकिन इसमें जिम्मेदारी सबसे पहले कंपनियों की है, एसोसिएशंस की है, लीडर्स की और डिस्ट्रीब्यूटर्स की है, कि हम डायरेक्ट सेलिंग को एक बड़े पैमाने पे लेके जाएं, है ना। जैसे एसोसिएशंस क्या कर सकती हैं, मैं तो एफडीएसए की बात करता हूँ। एफडीएसए बार बार जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है ना, तो और बहुत सारे संस्थाओं के साथ मिलके कर रहा है। जैसे एफडीएसए ने बीच में पूरा सुलनी यूनिवर्सिटी के साथ चलाया। सुलनी यूनिवर्सिटी बीबीए और एमबीए कराती है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। तो ये एक नया स्टेप है ना। तो इसके ऊपर कंपनियों का काम है कि उसको थोड़ा सा प्रमोट करें, है ना। साथ में जो है फेडरेशन जब कोई भी कॉल लेता है आपके इलाके में, जहाँ पे भी कंपनी है, तो आपको उसमें अपनी टीमों को लेके पहुंचो। तो लोग जो है ना, मैं बोलता हूं कि विदेश में अपनी टीम को ले जाओगे तो 5 साल आगे चला जाएगी सोच। तो ऐसे एसोसिएशन के प्रोग्राम में आपके लोग आएंगे ना, तो उनका एक मेंटल ब्लॉकेज टूटेगा। वो देखते हैं कि बहुत लोग कर रहे हैं इस बिजनेस को, अरे इतने रूप में कर रहे हैं, इस रूप में कर रहे हैं। तो ये जब बढ़ता बढ़ता बड़ा होगा ना, तो वही लेयर बनती जाएंगी। तो इस इंडस्ट्री के बारे में बेटर सोचने वाले ज्यादा लोग हो जाएंगे। जब ये होंगे तो कोई भी, जैसे मैं किसी फैमिली की बात करूं, आपने पूछा आपकी फैमिली में कैसा रहा कंपनी शुरू की। कंपनियों शुरू करने में तो दिक्कत नहीं आती है। कोई डिस्ट्रीब्यूटर जब शुरू करता है ना, खासकर महिलाएं, मैं क्यों बोल रहा हूं कि हमारी कंपनी में 60% से भी ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। तो कोई भी लेडी जब घर से बाहर निकलती है ना, तो उसके लिए कदम बाहर रखना बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहले क्रिटिसिज्म कहाँ से आता है? फैमिली से आता है। तो उस फैमिली को अगर हम साथ लेके ऐसे कुछ चीजों के ऊपर, ये कौन लेके जाएगा? एक लीडर का रोल है कि कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, तो हमारा जो नए लेवल का जो लीडर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर, उसके साथ अगर उनकी फैमिली के भी किसी व्यक्ति को लेके हम यहाँ पे पहुंचे, तो उनका वाइड सोचने का तरीका बदलेगा करके। इससे फिर उनकी इनकम बढ़ेगी। इनकम जिस फैमिली में आ रही है और विरोध कर रहा हूँ, मुझे बताइए ऐसी कोई फैमिली? कोई नहीं है। कोई लेडी, अगर मैं बोल रहा हूँ आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख छोड़ दो, 30,000 रुपए भी किसी कंपनी से कमा रही है और उसकी फैमिली नेगेटिव है, मुझे बताइए कौन है? कोई नहीं होगा। तो रोल है एसोसिएशन, कंपनी और लीडर्स का, लेकिन उसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स को शामिल करना है। और ये कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। ये ऐसा नहीं है कि मार्च 2026 अक्टूबर 2026 होके रह गया, नहीं, ये कंटिन्यू एक प्रक्रिया है। आने वाले 5 से 10 साल में आप देखना, इसमें जब हम लोग फिर बार बार जो कुछ कर रहे होंगे, आप देखिए बहुत सारा फर्क आएगा इसके। बिल्कुल सर। एक गवर्नमेंट लेवल पे जब हम बात करते हैं, रेगुलेटरी बॉडी बनने के बात होती है जी, हर स्टेट में, उसको आप कितना सही मानते हो? क्या वो एक सिरदर्दी है एक कंपनी लेवल पे? क्योंकि आप रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल की तो है ही, जहाँ आप अपनी फाइल्स सबमिट करते हैं, अपने आप को लेजिटिमेट बताते हैं जी। तो अगर ये स्टेट लेवल पे आ जाती है, जहाँ जहाँ आपकी टीम है, आपको वहाँ भी फाइल्स देना पड़े, तो वो कितना बड़ा बर्डन है या सही है आपके मायने में? देखिए, जॉब में बोला जाता है कि बॉस ऑल टाइम ऑल राइट ने, बॉस हमेशा सही होता है, तो सरकारें हमेशा सही होती है।
सरकारों को पॉलिसी बनवाने के लिए जो हमारी एसोसिएशन है उनके काम है। अगर हमें लगता है कि उसमें कहीं खामी है तो हम लोग जाके उसको सरकार के सामने रखेंगे उस चीज को। लेकिन सरकारें जो हम लोग सोचते हैं ना उससे बहुत आगे की सोचते हैं, क्योंकि सरकार आपकी कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनी या आपके डिस्ट्रीब्यूटर लीडर को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनी, वो भारत की जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। तो वो स्टेट में भी ऐसी कोई परिस्थितियां आई होंगी कि वो लोग जो है अपने यहाँ पे रेगुलेशन लागू कर रहे हैं, उन स्टेट में कोई न कोई दिक्कत रही होगी, चाहे वो मनी सर्कुलेशन कंपनियों की रही होंगी, चाहे आपका क्विक मनी वाली कोई कंपनियों की रही होंगी, या चिट फंड की कोई चीज रही होंगी, या क्रिप्टो से रिलेटेड कोई ना कोई चीज ऐसी है कि गवर्नमेंट वो चीज कर रही है, क्योंकि वहां पर जनता के प्रतिनिधियों के ना कंप्लेंट का ढेर है वहां पे कोई न कोई, इसलिए बना रहे। कोई सरकार के पास मैम फुर्सत ही नहीं है नई चीजें करने के लिए, उनके पास इतनी सारी चीजें हैं, उनके ऊपर काम करें। अगर इसके ऊपर कर रही है ना तो डायरेक्ट सेलिंग के मेरे आइडिया से बेटरमेंट है, लेकिन उसमें कोई खामी है हमें लगता है, तो कंपनियों को, लीडर्स को एसोसिएशन तक पहुंचना चाहिए, और एसोसिएशन जो है इसको लेके सरकारों के साथ डिस्कशन करेंगे, पहले भी किए। बिल्कुल सर कभी कोई ऐसे मोमेंट आता है कि आपको ये लगता है कि बीइंग अ कंपनी ओनर मेरे पास बहुत सारा टास्क है करने के लिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो उसके पास ज़्यादा सिरदर्दी नहीं होती और वो अच्छे इनकम ले रहा है, जैसे कोई कंपनी, आपकी कंपनी में ही कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा हो जो अच्छे इनकम स्केल पे हो, और आपने कभी ये सोचा हो कि इससे अच्छा तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर ही बन लेता? मेरे दिमाग में तो नहीं आता है। मैं इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बात बोलना चाहता हूँ। एक लीडर को मैं बोलना चाहता हूँ, एक लीडर को हमेशा इस थॉट में सोचना चाहिए, उनकी कोई भी, क्योंकि हर कंपनी में किसी में 2 लाख का प्लान है, किसी में 10 लाख का प्लान है, किसी में 4 है, कुछ न कुछ न करके आपका डाउन लाइन आपका कॉम्पिटिटर नहीं है। पहली चीज आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। कभी भी लीडर को अपने डाउन लाइन के लीडर को कॉम्पिटिटर नहीं मानना है, चाहे वो आपसे ज्यादा ही पैसा कमा रहा हो। सेम चीज कंपनी पे लागू होती है। कंपनी अपने लीडर को रिप्लेस नहीं कर सकती है। वो लीडर ने एक टाइम पे बहुत त्याग करके, तपस्या करके, कंपनी का डायरेक्टर इतना फील्ड में नहीं जा सकता जितना लीडर जाता है, सुबह से रात तक। कभी उन्होंने ट्रेन में जो है ना सीट नहीं मिली, वो लोग खड़े खड़े करके सफर गए हैं। कभी वो बसों में धक्के खाते हुए पहुंचे हैं, कभी उनको बस भी नहीं मिली, वो पैदल चल के गए हैं। उसका फ्रूट वो खा रहे हैं और उसको खाना चाहिए। कंपनी को अगर लगता है कि मेरे को कम पैसे आ रहे हैं, उनको आ रहे हैं, तो कंपनी के पास और अपॉर्चुनिटी है। उस लीडर की इनकम और उनकी टीम का कैसे इनकम बढ़ेगी, इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो मुझे तो कभी इसका फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ, कभी भी। मैं तो अपने लीडर का जो है वो इनकम आती है उसको एंजॉय करता हूं, और मैं उनको बताता हूं कि मैं आपकी इस इनकम से खुश नहीं हूं। जैसे कोई लीडर मेरा 5 लाख इनकम कर रहा हो, मैं बोल रहा हूं मेरी डायरी में ये नहीं लिखा है, मेरे विजन बोर्ड में भी आपके लिए नहीं लिखा है। मेरा आपका इस इनकम से दुगना, तिगना, 4 गुना, 5 गुना कुछ न कुछ लिखा है, और डायरी खोल के भी दिखा देता हूँ मैं, देखिए ये लिखा है। मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूँ इससे। तो लीडर जब बढ़ेंगे ना तो कंपनी बढ़ेगी, है ना। लीडर, एक लीडर को जब 5 लाख इनकम, 10 लाख इनकम होगी ना मैम, तो नीचे आपका 50-60 लोगों को और ज्यादा इनकम होगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत सारी इनकम आएगी, कुछ कुछ जिससे घर नहीं चलता है, चूल्हा नहीं जलता है। लेकिन एक व्यक्ति को 5 लाख आएगी तो 50 लोग ऐसे होंगे जिनके घर का भी चूल्हा जलेगा उससे। तो कंपनी को उसकी इनकम को बड़ा करने में काम करना चाहिए, यही काम लीडर को करना चाहिए। और मुझे अपनी जिंदगी में कभी इसके ऊपर ये नहीं हुआ कि यार हमको तो इतना आ रहा है, मेरे लीडर को इतना आ रहा है, हम तो लीडर बन जाते। मैंने कभी नहीं सोचा लीडर बनना है। मैंने, खास बात यह है मैम कि डे 1 से ही मैंने नेटवर्किंग नहीं किया। मैंने एक डायरेक्टर के रूप में ही कंपनी शुरू किया। मेरा नेटवर्किंग का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, जर्नलिज्म से यहाँ से आया। और मेरी चाहत भी नहीं है कि मैं जाके फील्ड में एक लीडर की तरह काम करूँ। हाँ, लीडर्स के साथ बात करना, ट्रेनिंग करना, एंजॉय करना, वो सारी चीज़ें, कोई गैप नहीं है। चाहे वो नया लीडर है, चाहे टॉप लीडर है, लेकिन हम लोग हायरार्की ब्रेक नहीं करते हैं। जो एक सिस्टम है उस सिस्टम में जाना चाहिए। मुझे कोई आनंद नहीं है कि मैं अपना 4 लेवल नीचे के लीडर से सीधी बात करूं। मेरे मोबाइल में है उनका नंबर, लेकिन उनकी कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी ट्रेनिंग का सिस्टम है, वो 3 बीच में है ना, उनका रोल है उनसे करना। उनकी कुछ भी, अगर कुछ भी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है, वो बिठाना कंपनी का काम है, उसको ठीक करना कंपनी का काम है।
तो ऊपर वाले की दया से मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी के लीडर कमा रहे हैं और ज़्यादा कमाएं। और मैं सब कंपनी के लीडर के लिए बोलूँगा और सभी डायरेक्टर को बोलूँगा, सभी एमडी को बोलूँगा, कभी लीडर बनने की कोशिश मत करना, सोचना भी मत, आप अपने लीडर को बड़ा करो हमेशा। बिल्कुल सर। तो सर आगे का विजन क्या लेके चलते हैं डायरेक्ट सेलिंग का? जो आपने इतनी लंबी एक जर्नी देखी है, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी है, अप्स डाउन्स देखे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, आगे आप क्या सोच लेके चलते हैं? किस तरीके की डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर में होगी? देखिए मैम, परिवर्तन जो है ना दुनिया का नियम है, रोज सुबह होगी रात होगी, है ना। तो ऐसे ही जो है चेंज लगातार आएंगे। एक आदमी जिसने जन्म लिया है बच्चे ने, वो जवान भी होगा, वो बुढ़ा भी होगा और वो इस दुनिया को अलविदा भी कहेगा, है ना। इसको कोई नहीं रोक सकता है। ये सारे परिवर्तन चलेंगे। जैसे अभी एआई आ गया, एआई को लेके कुछ लोग रो सकते हैं, कुछ लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। अभी इंडिया ने इतना बड़ा एक आयोजन किया है ना। एआई हमारे लिए बाधा नहीं है। एआई हमारे लिए काम के तरीके को नए रूप में देखने की जरूरत है ना। हम रोक नहीं सकते। जो भी कंपनियां, जो भी लीडर, जो भी रोकेंगे ना, वो फिर एक स्ट्रगल करेंगे उसको। ये हमारे काम को और बेटर ढंग से कर सकती है। और जो काम हम 10 घंटे में कर रहे थे ना, वो 2 घंटे में। तो हमें स्पीड देने की जरूरत है उस चीज के ऊपर। लेकिन इसका एक दूसरा पार्ट आएगा। जैसे जैसे आप देखेंगे, आज से 50 साल पहले हर घर में हाथ की चक्की होती थी, तो महिलाओं को पीसीओडी की प्रॉब्लम नहीं थी। जेंट्स जो है वो बैठने वाले जॉब नहीं करते थे, हार्ड वर्किंग जॉब करते थे जितने भी हैं। तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं थी, डायबिटीज नहीं थी, उनको आपका कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं थी। तो वो टाइम बदला, ये सारी बीमारियां आ गई। अब उसको कैसे बदल सकते हैं हम? सही खान पान, सही न्यूट्रिशन और वेलनेस के ऊपर योगा, प्राणायाम, पूरा अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो अब डायरेक्ट सेलिंग इसमें क्या रोल अदा करेगी मैम? मैं बोलता हूं कि आप जो आज से 20 साल पहले जो खान पान खाते थे उस रूप में नहीं मिलेगा आपको, है ना। डब्बे में दो किस्म के प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। एक आपको मिलेगा प्रोसेस्ड फूड जो है वो, है ना, फास्ट फूड जो है वो भी डब्बे में है और प्रोटीन भी डब्बे में है। आप कौन सा डब्बा प्रमोट करेंगे ये डिपेंड करेगा आने वाली जनरेशन पे। ये दूसरा जो डब्बा है ना, न्यूट्रिशन का डब्बा, आयुर्वेद का डब्बा, इसको अगर ठीक ढंग से अगर डायरेक्ट सेलिंग प्रमोट करती है तो आने वाले ये दौर में है ना मैम, मैं आपको आज बता रहा हूँ यामिनी मैम, सिर्फ 5 साल बाद मेरे को बिलीव करिए, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हर 10 में से 5 लोगों को प्रॉब्लम आएगी। 10 में से 5 लोगों को मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे आप? इसका सॉल्यूशन लोगों को कैसे, हम अभी तो काल्पनिक हास्य क्लब हो रहे हैं, आप नेटवर्किंग की ट्रेनिंग में ले जाइए, इतनी हंसी होती है, इतना डांस होता है। हमारे यहाँ तो होता है ट्रेनिंग में, हम ग्रोथ मास्टरी करते हैं, उसमें हमारा 36 घंटे का होता है। उसमें मेरे आइडिया से 5-6 घंटे लोग डांस ही करते हैं, लोग हल्ला गुल्ला करते हैं, लोग जंप करते हैं इसके ऊपर। लेकिन वहां से जब निकलते हैं तो पूरा रिफ्रेश होके। दूसरा एसोसिएशन, सोशल मीडिया के जमाने में हम पड़ोसी को नहीं जानते, ये किससे जानेंगे हम लोग? नेटवर्किंग जो है ना, ये एक दूसरे के सुख दुख को लेगी, एक दूसरे को आगे बढ़ के चलेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, पहली बात। दूसरा चीज, करेला नीम चढ़ा बोलते हैं ना, अच्छा है करेला नीम चढ़ा आजकल खाना, लेकिन सोशल मीडिया जब आया तो पड़ोसी को नहीं जान रहे, न्यूक्लियर फैमिली हो गई। इसमें नेटवर्किंग का बहुत बड़ा रोल है, डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा रोल है। तीसरा आपका न्यूट्रिशन आ गया। क्या खाना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पेट भरना। अभी आने वाले टाइम पे पेट भरना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या चीज खाएं कि हमारा बॉडी जो है वो सही रूप में काम करे। जैसे मैंने अपनी जिंदगी के लिए ये डिसाइड किया कि मैं 101 साल का केक भी मैं एकदम यंग के रूप में काटना चाहता हूँ, है ना। और उसके लिए मैं अपनी हेल्थ के ऊपर काम करता हूँ, मैं अपनी वेलनेस के ऊपर काम करता हूँ। मैं 2 घंटे अपनी बॉडी को देता हूँ हमेशा। मेरी क्रोनोलॉजिकल उम्र क्या है मैं उसको नहीं देखता, मैं बायोलॉजिकल अपना देखता हूँ कि मैं 30 साल का हूँ, मैं इसको महसूस करता हूँ। लेकिन दिमाग से मैं सोचता हूँ मैं 16 साल का हूँ।
एकदम से। ये सोच कहाँ से आएगी? ये वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां लेके आएंगी जो ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करती हैं। तो अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी एसोसिएशन बनेगी लोगों की, अच्छा आपका ट्रेनिंग सिस्टम बनेगा। इसमें आने वाला दौर जो है वो डायरेक्ट सेलिंग का है, लेकिन कहाँ नहीं होगा। कुछ लोग जबरदस्ती कुछ लोगों को ज्वाइन करना चाहते हैं। मेरी मौसी की बेटी नहीं कर रही, वो कर ले तो कमाल हो जाए, मेरी बुआ का बेटा कर लेने तो बहुत अच्छा हो जाए, मेरी मामी कर लेने तो बहुत अच्छा हो जाए। अरे भाई, पूरा देश पड़ा, इधर में कर लो ना आप लोग। इधर में बहुत सारे लोगों को जरूरत है। आपको क्वालिटी के लोग नहीं मिलेंगे, क्वालिटी के लोग तो ट्रेनिंग से बनाने पड़ेंगे, लेकिन जिसमें भूख है आगे बढ़ने की, सपना तो होना चाहिए छोटा, उसको तो हम बड़ा कर सकते हैं, ड्रीम को बड़ा कर सकते हैं, है ना, राइट माइंड प्रोग्रामिंग करके। ये सारा काम जितना डायरेक्ट सेलिंग कर सकती है मैम, मैं 1 मिनट लूंगा इसके ऊपर, मैं बताना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग में जैसे एक सेमिनार या ट्रेनिंग हो रहा है, एक लीडर है वो 5 लाख रुपया कमा रहा है, उस सेमिनार में 1000 लोग हैं, उस लीडर के सिर्फ 100 लोग हैं, बाकी लोग कितने बच गए? 900। किसके लोग हैं? उस कंपनी के तो लोग हैं, उनकी टीम नहीं है वो। लेकिन ये पूरे 1000 लोगों के भले के लिए स्पीच देता है। ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग देती है, कोई इंडस्ट्री नहीं देती, कोई इंडस्ट्री नहीं। मेरा फायदा क्या होगा, तुरंत बात करते हैं। एक डायरेक्ट सेलर सबके लिए बात करता है, चाहे वो आपकी टीम का है नहीं है, सबके लिए काम करता है। ये जो चीज़ है ना इस इंडस्ट्री की, ये इस इंडस्ट्री को बहुत आगे ले जाएगी। लेकिन आपको लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भूख है कि नहीं, आगे बढ़ना चाहता है कि नहीं। और जो जिस रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं ना, उसमें डायरेक्ट सेलिंग तो बढ़ेगी, लेकिन किसकी बढ़ेगी ये डिपेंड करेगा उस मैनेजमेंट कैसा है, उसका ट्रेनिंग सिस्टम कैसा है, उसकी लीडरशिप कैसी है। तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मतलब इतना ब्राइट है कि लोग इसको लेके ना, जो सोचा नहीं है ना, उससे 50 गुना बड़ा सपना बना सकते हैं। बिल्कुल सर, हम आशा करते हैं लोग बहुत अपने बड़े बड़े सपने पूरे करें जी। आप जैसे डायरेक्टर हों और एथिक्स के साथ कंपनियां चलें जी, तभी डायरेक्ट सेलिंग एक अलग ही रूप ले सकती है। जी बिल्कुल। और आज सर बात करके हमें बहुत मज़ा आया। हमने जाना एक 16 साल की सोच जो आपकी है, और बहुत ही मज़ेदार हमारी कॉन्वर्सेशन रही, बहुत कुछ सीखा हमारे व्यूअर्स ने भी। और सर बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, हमारे शो पर आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, आपने बुलाया, हम आए। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं दोबारा से बोलूँगा। आप लोग इस इंडस्ट्री के लिए जो काम कर रहे हैं ना, 10 साल बाद बहुत सारे लोग इससे, आपके इस काम से बन के ना निकलेंगे, उसमें आपका रोल होगा। वो एक जो आग लगी ना, तो चिड़िया ऐसे पानी डाल रही थी, तो एक कौवा बोलता है क्या कर रही हो तुम? बोले मैं आग बुझा रही हूँ। बोले इससे बुझ जाएगी। बोले बुझने नहीं, बुझने की बात नहीं है, जब ये बात होगी ना इस आग को बुझाने में किन किन लोगों का रोल था, तो बोला मेरा भी नाम लिखा जाएगा, तुम्हारा आएगा कि तुम मजाक उड़ा रहे थे। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं ना मैम, उसका भी एक पन्ना लिखा जाएगा डायरेक्ट सेलिंग में। बिल्कुल सर, हम आशा करते हैं हमारे छोटा सा कंट्रीब्यूशन एक बदलाव ला सके सर। थैंक यू मैम, बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों, आज आपने जाना एक नॉन डायरेक्ट सेलिंग बैकग्राउंड से आकर कैसे अशोक कुल्हारी जी ने एक बड़ा एम्पायर सेटअप किया। दोस्तों, आपने जाना आयुर्वेद आपकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और क्या स्कोप है आयुर्वेद का आगे जाके, और क्या है डायरेक्ट सेलिंग का। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस पॉडकास्ट में। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।